मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें समझाना चाहूँगा कि आपने इसमें भूमिका के इसमें ही बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजापति से जब देव मानव एवं असुर ज्ञान प्राप्त करने गए तो प्रजापति ने उन्हें ज्ञान देते हुए इन तीन जो अक्षरों हैं अक्षर हैं उनका ज्ञान दिया। और मुझे लगता है कि केवल प्रशासनिक जीवन में ही नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति के जीवन में भी आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये तीनों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे यहाँ पर जो दर्शक हैं जो उपस्थित हैं वे उनको ये जो द और द है इसके पीछे जो विचार है सर उसको बताने का कष्ट करिए सर। ये पुस्तक पुलिस के बारे में है और यहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, लोग सोच रहे होंगे पुलिस के बारे में बात होगी या प्रशासन की होगी, और आपने पहले गीता की बात उठाई और दूसरी बार बृहदारण्यक उपनिषद की बात उठाई। बहुत प्रासंगिक है। उसमें हम लोग खास तौर से जो क्योंकि ये पुस्तक अधिकारी के द्वारा लिखी गई है, पूर्व अधिकारी के द्वारा, और अधिकारी एक व्यवस्था में उनको अधिकार दिए गए हैं। आमतौर पर प्रवृत्ति मनुष्य की ये होती है कि वो अधिकार जो दिए गए हैं जन कल्याण के लिए, उन अधिकारों को वो व्यवस्था का अधिकार का यदि वो जन कल्याण में उसका प्रयोग करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या वहाँ आती है जहाँ अधिकारी दिए गए अधिकारियों का प्रयोग कहीं या लगातार अपने स्वार्थ में करने लगता है, तब सारी समस्या उत्पन्न होती है। ये सभ्य समाज में व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना कार्य संगठित नहीं हो सकता, और व्यवस्था में कुछ लिखत पढ़त में ऐसे स्थान होने पड़ते हैं जिनको हम अधिकारी कहते हैं और जिनको ये अधिकार दिए जाते हैं वो जन कल्याण के लिए। क्योंकि इसमें यह प्रसंग था, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद से जो चीज मैंने इसमें अपने उसमें लिखने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसको उस आदर्श को भी थोड़ा सा उस ओर भी प्रयास किया है कि उसको प्राप्त करें, उस दिशा में जाए। एक तो जब आप ये सब लोग अवगत हैं, हम लोग यहाँ सभी किसी परंपरा से हैं, हमारे वेद में जो मानव की संसार में एक अविरल सतत जो सभ्यता है संसार में, उसका सबसे पुरानी सभ्यता वो भारत की चली आ रही है। और वो वेदों में जब मानव पहले एक प्रकार से खानाबदोश से जब वो खेती करने लगे और वो एक स्थान पर खेती की वजह से जब वो एक जिसे कहते हैं स्टेट की भी उत्पत्ति हुई, तो वो सूर्य और चांद और फिर धीरे धीरे वो सारे जो वेद में लिखे गए हैं वो हिंद उसमें आती है। वो जो मानव की जो सबसे वृहद प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप साइंस टेक्नोलॉजी आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। तो वेद वगैरह में वो सारे चीजें आती हैं और उन सब का जो सार है वो उपनिषदों में आता है, और उपनिषदों का सार गीता में है, पहले हम बात कर चुके हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद एक मुख्य उपनिषद है जो सबसे पुरानी उपनिषदों में है। उसमें एक प्रसंग है जहाँ प्रजापति के पास यह तीनों जो लोग हैं, असुर, देव और मानव, ये तीनों लोग जाते हैं और कहते हैं हमें ज्ञान दीजिए। तो वो कहते पहले, वो खैर लंबी कहानी है, उनको कहते हैं कि आप पहले और थोड़ा अपना योग करिए और उसके बाद आइए। जब फाइनली जब वो जाते हैं तो प्रजापति, एक और चीज है कि हमारी संस्कृति में देव भी जो रीत है, जो कॉस्मिक मैं कहूँगा लॉ है, उसके अधीन है, उससे ऊपर नहीं है। तो वो कहते हैं कि द तीन शब्द कहते हैं, और वो तीनों को जब उसके पास असुर पहुंचते हो कहते हैं द का क्या अर्थ है हमारे लिए। तो कहते हैं आपके पास बहुत बल है, आपके पास शक्ति है, आप कुछ भी किसी को फिजिकली कर सकते हो, आपके अंदर दया की आवश्यकता है। तो द का मतलब है दयादभम, आप दया का संचार करिए। अगर जो आप में दया आ जाती है तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी शक्ति जो है
वो बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही वो मानव को, जब मानव जाते हैं तो द का क्या अर्थ है, तो कहते हैं द का अर्थ है आपके लिए, आप देखिए आपके पास ये पूरी वसुंधरा, इसकी सारी चीजें आप ले सकते हैं, लेकिन आप अगर जो स्वार्थी हो जाएंगे तो आप विकृत हो जाएंगे। तो आपके लिए द का अर्थ है आप दाता बनिए, आप दान करिए, आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए, सेल्फिशनेस से ऊपर उठिए। और तीसरे जो देव हैं, जब वो जाते हैं तो देव को दा का वो अर्थ बताते हैं कि आप बताइए, आपके लिए है दमायते, आप शक्तिशाली हैं, आपको शक्ति दी गई है। हम लोग यहाँ सारे जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं भी रहा हूँ पुलिस में, एक फिजिकल, एक मोनोपोली ऑफ लीगल वायलेंस है पुलिस में। मतलब आपको एक सभ्य समाज में हिंसा जब छूटती है तब सभ्यता कहलाती है, लेकिन विधिवत कहीं कहीं ऐसी कदाचित आवश्यकता पड़ती है जहां आपको लीगल वायलेंस करना पड़ता है, यूज ऑफ फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि कदाचित ऐसे भी लोग समाज में हैं जो हिंसा नहीं छोड़ते, इसलिए ये जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में वो जो आपको शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां आपको बहुत पावरफुल बनाती, जैसे देव अपनी जगह, उनको भी अपने लिए शक्तियां दी गई, तो वो आपको दमयंती का जो प्रजापति ने जो मैसेज दिया वो ये है कि अपनी जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां जो आपकी हैं, जो आपको प्रलोभन देकर आपको विकृत कर देती हैं, विचलित कर देती हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जाती हैं, उसका दमन करिए। एश्चू the lure of your senses, आप अपने जो 5 सेंसेस है उससे पार होकर जब आप जाएंगे तो आप उसका जब दमन करेंगे, दमयति। और ये तीनों चीजें, यद्यपि उन तीनों को अलग अलग बताई गई हैं, दाता, दमयति, दयादवम, वो कंपैशन जैसे है, एक को कंपैशन बताया, एक को कहा कि आप दान करिए, एक को कहा कि आप अपने को आत्मनियंत्रित करिए, सेल्फ कंट्रोल। यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, एसएसपी साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठी हैं, तो द फर्स्ट थिंग इज टू कंट्रोल वन्स ओन सेल्फ, सेल्फ डिसिप्लिन। वो जो है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तीनों मानव के लिए तीनों चीजें एक साथ लगती हैं, क्योंकि मानव अगर जो ये तीनों चीज अपने आप में ग्रहण कर लेता है कि वो कंपैशन भी लाता है, वो सेल्फलेस भी होता है, और वो आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल भी अपने आप, डिसिप्लिन लाता है अपने में, अपनी शक्ति का जो दी गई वो जन कल्याण में प्रयोग करता है, ना कि अपने काम के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो जब ये तीनों चीजें, मानव के अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो असुर से भी बदतर हो सकता है और वो देव तुल्य भी बन सकता है, तो वो इन तीनों का संचार अगर जो हो जाता है, तो ये इस प्रसंग में वो प्रस्तावना में मैंने लिखा। धन्यवाद सर। तो जो हमारा डिस्कशन था उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमें ये पता हो कि हमारी जो शक्तियाँ हैं उनका हमें किस तरीके से प्रयोग करना है और उनको किस तरीके से नियंत्रण में रखना है। सर अब हम आते हैं कि जब आपको 1987 बैच के सर IPS ऑफिसर हैं, और सर को चूँकि IFS मिल सकता था क्योंकि सर की रैंक ऊपर थी, लेकिन सर ने इस चूज़ किया कि वो ज़मीन पर रह के, फील्ड में रह के काम करना चाहते हैं और आम लोगों के बीच में रह के काम करना चाहते हैं। और सर की ट्रेनिंग के पश्चात सर आपको जो पहली पोस्टिंग मिली वो ASP बरेली के रूप में 1989 में मिली थी, जहाँ पे कि सर ASP रहे थे। और आपकी पोस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपको दिया गया था, जबकि बदायूं में कुछ दंगे हो गए थे 1989 में। तो जब सर वहाँ जाते हैं, जो लेखक वहाँ को जा रहे होते हैं, तो उनके SSP साहब उन्हें बोलते हैं कि अनिल ज़रूरत पड़े तो गोली चलाने की ज़रूरत पड़े तो पीछे मत। तो जब सर वहाँ को जाते हैं तो वो इसमें सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर को इंसान के ऊपर गोली चलानी पड़ती है। उसके तत्पश्चात सर जब बदायूं में रेलवे स्टेशन के पास पहुँचते हैं, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पर जो इवेंट हुआ था, रेलवे स्टेशन जो बदायूं में जो इवेंट था, उसने किस तरीके से आपको इस प्रश्न का, जो आपका प्रश्न मन में उठ रहा था, उसका कैसे उत्तर दिया,
और उस घटना से सर आप थोड़ा सा हमें बताने का प्रयत्न करेंगे सर। एक पुलिस के बारे में जो धारणाएं लोगों की हैं और वो उनके जायज कारण भी हैं। बहुत सी दफ़े लोगों के विचार ये होते हैं कि पुलिस एक संवेदनशील नहीं बनाती है मनुष्य को, और वहाँ संवेदनशील व्यक्ति भी धीरे धीरे असंवेदनशील हो जाता है। जाहिर है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपको दिन रात काम करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा होता है ब्रूटल होने का, ब्रूटलाइज्ड ना हो जाए आप, जो कहते हैं आप निरंतर। तो एज ए स्टूडेंट मैं जब छात्र था, तो साहित्य का छात्र था, मेरा जन्म मसूरी में हुआ, और गढ़वाल की और कुमाऊं की हमारी जो पर्वतीय संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील और बहुत विकसित संस्कृति है। यहाँ हिंसा बहुत में विश्वास नहीं रखते लोग, बहुत मानव जंगल से बहुत दूर आ चुका है, तभी इस प्रकार की संस्कृति विकसित होती है। तो वो एक मन में वो अवचेतन में कहिए वो संस्कृति थी। फिर अंग्रेजी साहित्य के छात्र हुए और फिर भाग्य या जिसकी जो भी कहिए पुलिस में आ गए। तो जब ये बात आई कि दंगा हो रहा है वहाँ, और एसएसपी साहब ने मुझे अपने सामने बैठा के फोन से वो बात कर रहे थे, बड़े पैमाने पर वहाँ हिंसा हो गई थी। तो खैर परिस्थिति दूसरी थी। मेरी पत्नी भी उस समय मध्य प्रदेश काडर में थी, और वो 2 दिन के लिए ही आई थी, और वो उसी दिन सुबह पहुंची थी जब मुझे दूसरी जगह भेजा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग साथ में 2 दिन के लिए रहने के लिए उनको अवसर मिला था। तो एक तो वो दिमाग में था, दूसरा ये था कि तब तक मुझे दंगा कभी मैंने फेस नहीं किया था, और मुझे खुद अपने बारे में ये नहीं था कि मैं उससे कितने सक्षम तरीके से मैं निपट पाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में जब एसएसपी ने मुझे कहा आप जाइए, तो मैं दुविधा में था, कुछ डाउट में था। जब मैं बाहर निकल रहा था तब उन्होंने मेरे चेहरे पर, वो एक बहुत अनुभवी अधिकारी थे, अब वो नहीं रहे, उन्होंने मेरे को निकलते हुए कहा कि अनिल, वो शायद उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ लिया और उन्होंने देखा कि ये कुछ डाउट में है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर जो आपको लगे कि आपकी जान या किसी और की जान खतरे में है, तो किसी भी प्रकार के बल को प्रयोग करने में आप हिचकिचाना मत। इसीलिए ये व्यवस्था बनी है, और बल भी स्वयं पहले खुद ही फायरिंग शुरू करनी कहीं हो तो खुद ही करना, क्योंकि तब वो कंट्रोल में रहेगी। तो पहले ही मैं दुविधा में था, और जब उन्होंने ये गोली चलाने की बात कही तो मैं और चिंतित हो गया। मैंने कहा ये तो और भी गंभीर मामला है। फिर घर गया, और वहाँ से फिर मैं जब वो मेरी पत्नी ने मेरा सहयोग किया कि ठीक है आप जाइए, मैं इसी तरह यहीं रहूँगी। ऐसी परिस्थिति में जब मैं बदायूं के लिए रवाना हुआ, रास्ते में मुझे निरंतर ये प्रश्न मेरे भीतर माइंड में मेरे था कि वो क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि हिंसा, चाहे वो गोली भी चला रहे हैं, चाहे विधिक तौर से चला रहे हैं, या कोई हम बल प्रयोग अन्य प्रकार का कर रहे हैं, वो है तो हिंसा ही है। अब अगर जो आप ऐसी हिंसा करते हैं, जो कि एक तरीके से उसको हम असभ्यता से जोड़ते हैं, और बात भी सही है, क्योंकि सभ्यता और असभ्यता में फर्क केवल हिंसा का ही तो है। तो ऐसी परिस्थिति में वो दिमाग में था, और मैं जब 1-1.25 घंटे में जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच गई, तो रास्ते में मेरे साथ भी युवा, मेरे 2-3 जो पुलिस के सिपाही मेरे साथ बैठे थे, वो भी दुविधा में थे, हम यंग थे सब। और वहाँ जब गाड़ी पहुँची है तो शहर का हालत काफ़ी ख़राब थी, और वहाँ जब पहुँचे तो एक चौकी थी, उस चौकी पर पूछने गए क्या स्थिति, तो वहाँ कोई मिला नहीं। थोड़ी देर में एक करीब 6.5 फुट के इंस्पेक्टर साहब वहाँ से कहीं से यूपी के कोतवाल साहब वहाँ से आ रहे थे, और शायद उनकी उम्र मेरी जितनी उम्र थी उससे ज़्यादा उनकी सेवा थी। उन्होंने मुझे देखा और सैल्यूट किया। उन्होंने देखा कोई यंग छोकरा टाइप का अधिकारी अभी आया है, और यद्यपि आईपीएस लगाए हुए है कंधे पे, और अभी इन्होंने देखा तो कुछ है नहीं। तो वहाँ जब वो सामने उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा साहब एक वो सामने एक वहाँ पे दातागंज क्रॉसिंग है, वहाँ पर रेल रुकी हुई है, और कुछ लोग वहाँ हिंसा कर रहे हैं। मेरे पास ये 2 ही सिपाही थे, मैं वहाँ गया, लेकिन भीड़ ने हमें भगा दिया, वहाँ से दौड़ा लिया हम लोगों को, बड़ी हिंसा हो रही है वहाँ। और मेरे पास भी 3 आदमी थे और 2 उनके पास थे, तो हमने कहा चलिए।
तो ही वॉज अ बिट डाउटफुल कि भाई यंग ऑफिसर, मेरे को तो भगा दिया भीड़ में, फिर हम चले गए। जब वहाँ पहुंचे तो एक टीले पर खड़े होकर नीचे रोड से उतरकर वहाँ रेलवे लाइन रास्ते में ट्रेन रोक के, उससे पहले जिन एक दंगा शहर में हो चुका था उसका वो रिएक्शन में दूसरे पक्ष मार रहा था। वहाँ जब मैंने स्थिति देखी एक क्षण में, उसमें कुछ लोग मर चुके थे, कुछ मारे जा रहे थे, कुछ मतलब ऐसी भयावह स्थिति थी, मुझे एकदम समझ में आ गया कि यदि मैंने यहाँ पर इंटरव्यू नहीं किया तो ये तो निरंतर हिंसा का कोई सीमा नहीं है और वहशीपन यहाँ पर आ गया है। वो जो दिमाग में एक प्रश्न निरंतर चला आ रहा था कि वो कौन सी परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति सामने देखकर स्वयं बोल रही थी। और फिर हमने एक टीले पर खड़े होकर जैसे सिखाया गया था हमको एकेडमी में, उसी तरीके से वार्निंग दी, किसी ने सुनी नहीं क्योंकि वो इंस्पेक्टर भगा चुके थे, वो अपना वहाँ पे चल रहा। फिर हमने हवा में पहले गोलियाँ चलानी शुरू की, मैंने स्वयं दौड़ना शुरू करा उस भीड़ की तरफ। तो वो एक क्षण था जब मैं कहूँगा कि एक प्रकार से एक छात्र से मैं एक पुलिस अधिकारी में भी तब्दील हो गया। और वो फिर भीड़ भगाई हमने वहाँ से और फिर उन लोगों को बचाया, फिर उस रेल को घेरा और तब तक मेरे ख्याल से 10 या 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी वहाँ पर। तो ये एक उस प्रकार का अनुभव था। थैंक यू सर। हम चाहे प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें या फिर एक आम जीवन में चाहे कोई इवन प्राइवेट सेक्टर की जो बात करें, तो जो मेटिकुलस प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासतौर से कठिन परिस्थितियों में जब प्लानिंग करनी होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी पुस्तक में एक सर उदाहरण है जब आप एएसपी बरेली ही थे उस समय, और भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने पहले मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, फिर दिल्ली में कोर्ट हाउस में बहुत इतना बड़ा आंदोलन किया था कि जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्हें अपने प्रोग्राम के शेड्यूल चेंज करने पड़े थे। अब वो प्रोग्राम बना रहे थे लखनऊ में, उससे भी बड़े स्केल का प्रोग्राम करने में, और ये जिम्मेदारी सर को और बरेली जो पुलिस प्रशासन था उसको दी गई थी कि वो किसी तरीके से मुजफ्फरनगर से लखनऊ ना पहुंचे। लेकिन ये इतना कठिन काम था कि अगर ये बात लीक हो जाती या उनको गिरफ्तार करने का जो काम था वो अपने आप में बहुत कठिन काम था, क्योंकि वो लाखों की भीड़ के साथ चलते थे। तो इसमें आवश्यक हो जाता था कि बहुत ही सीक्रेसी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ ये काम किया जाए, ताकि वो चीज़ें जो हैं उनके समर्थकों तक और लोगों तक ना पहुँचे, उसका बहुत राजनीतिकरण शुरू में ना हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या ऐसी प्लानिंग करी थी कि आप सफलता से उनको किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और उसके रिपरकशंस नहीं हुए सर, या फिर जो हुए भी तो बहुत कंट्रोल हुए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। ये भी बड़ा एक दिलचस्प प्रकरण था। इसमें आप लोग जो खास तौर से जिन्होंने 80 के दशक के समय में जिन्होंने समाचार या उसमें कनेक्टेड रहे हैं वो जानते होंगे कि उस दौरान चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु के पश्चात फिर वो वेस्टर्न यूपी में टिकैत जी बड़े एक नेता के रूप में उभरे थे, और उस दौरान उनकी जो फॉलोइंग थी वो इतनी भीषण थी कि अभी आपको कपटिया साहब ने बताया कि वो दिल्ली में भी करीब 4-5 लाख आदमी लेके गए थे और वहाँ कुछ शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। मेरठ में कमिश्नर मेरठ का घेराव हुआ था, जिसमें कमिश्नर साहब को पीछे से अपनी दीवार फांद करके बाहर निकलना पड़ा था और दिनों दिन तक वो चलता रहा। वहाँ देहात में जब पुलिस जाती थी या प्रशासन जाता था तो उनको पकड़ लेते थे और वहाँ से वापस नहीं आ पाते थे, फिर वो अपनी मांगे पूरी कर लेते थे, तभी वो छोड़ते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कॉल दिया था कि हम लखनऊ में अपना एक धरना देना चाहते हैं। तो जाहिर है कि लखनऊ की सरकार उस समय जो थी उन्होंने उनको समस्या समझ में आ गई, उनके इनको लखनऊ नहीं आने देना है, तो इनको रास्ते में ही रोकना है। लेकिन तब तक न दिल्ली में न यूपी में कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो एक फिनोमेना थे उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में वो मुजफ्फरनगर से जब वो चलना था उनको लखनऊ के लिए, तो वो चलते ऐसे थे कि करीब 3000 गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में, कार में 3000 का काफिला चल रहा है जिसमें हजारों आदमी हैं। फिर जितनी रेल चलती हैं, जाने जिधर भी जाना है, दिल्ली की तरफ अगर जो उनका आंदोलन है या लखनऊ की तरफ है, तो जो भी रेल जा रही है उसमें
हजारों हजारों की संख्या में वो बिना टिकट के लोग चढ़ जाते थे और सारे रिजर्वेशन वगैरह सब एक प्रकार से पूरी व्यवस्था वो कोलैप्स हो जाती थी। ऐसी स्थिति में वो संस्कृति में पिछले 2-3 साल से उनका वो चल रहा था और ये निर्णय तब उस समय की सरकार ने लिया कि इनको रोकना है और गिरफ्तार करना है। तो ऐसी परिस्थिति में वो वहाँ से जब मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा यहाँ हमारे बस का इनका, क्योंकि इनका सपोर्ट इतना ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। एक बार उससे पहले कुछ फोर्स भेजा भी गया था और जितना वहाँ पुलिस बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में भेजी थी, उससे 3-4 संख्या में किसान आर्म्स लेकर जो है वहाँ खड़े थे और ये बहुत बड़ा खून खराबा होता है, इसलिए फिर वो कुछ नहीं किया गया। ऐसे ही फिर ये तय हुआ कि आगे क्या, छोटे शहर जितने मुजफ्फरनगर से और लखनऊ के रास्ते में पड़ते हैं जो जिले हैं, उनके पास, छोटे जिलों के पास उतने संसाधन नहीं थे। बड़े जो जिले थे मुरादाबाद, बरेली, ये जो जिले थे, यही 2 बड़े जिले थे। एक मेरठ भी था। तो मेरठ ने कहा हमारे यहाँ कम्युनल तनाव रहता है। उस दौरान 87 में इतना दंगा हुआ था कि साल भर तक कर्फ्यू रहा था वहाँ। तो उन्होंने कहा यहाँ तो वो हम गिरफ्तारी करेंगे, कहीं वो कम्युनल उसमें ना कन्वर्ट हो जाए। मुरादाबाद ने कहा, वहाँ भी बहुत बड़ा एक कम्युनल बैकग्राउंड थी जो राइट्स की रही है, उन्होंने भी कहा हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। छोटे जिले जो थे उनके पास संसाधन नहीं थे, तो बरेली एक जिला बीच में था जिनको ये काम दिया गया। मैं उस समय एएसपी के तौर पर वहाँ तैनात था। तो उस समय हमारे एसएसपी, वही एसएसपी जिन्होंने मुझे पहले गोली चलाने के लिए भी बताया था, उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि आप इन्हें करेंगे। तो एक पहले अफसर भेज दिया गया जो कुछ काफ़ी, उनको ये नहीं था कि हमें कोई गिरफ्तार करेगा, क्योंकि तब तक किसी ने किया नहीं था। और वो जब वहाँ से चले तो उनके साथ एक अफसर हमने, जो पहले वहाँ पोस्टेड रहा था, वो वायरलेस से हमको साथ चल के सूचना उनके बारे में देता रहा। फोर्स को किसी को नहीं बताया गया कि क्या करना है, क्योंकि वो फिर फोर्स से नीचे चला जाएगा कि ये अगर जो उनको मालूम हो जाएगा कि हमारी गिरफ्तारी होगी तो वो फिर एक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो वो जब चले वहाँ से, वो हम लोगों को मैसेज मिलते रहे कि 3000 गाड़ी है। और हमने उस दौरान, अच्छी बात ये थी, एक तो इंटरनेट नहीं था, दूसरा मोबाइल फोन नहीं था, तो अपने फ्लीट में ही 3000 के फ्लीट में आगे वाले पीछे वाले का कोई संपर्क नहीं हो पाता था। तो हमने बात कर करके किसी तरह रास्ते में कहीं 100 गाड़ी, कहीं 200 गाड़ी, उसको एक तरीके से ब्रेकअप करते चले गए पीछे रोक के। और लगभग जब वो बरेली की सीमा जनपद में घुसे हैं तो 1000 गाड़ी पहली पीछे छूट चुकी थी। और बरेली की जो जनपद सीमा है और बरेली नगर तक जाने तक लगभग 1000 गाड़ी और 4-6 थाने के बीच में हम पीछे उनको ब्रेक करा चुके थे। बरेली नगर में जब पहुंचते हैं तो लगभग 1000 गाड़ी उनकी रह जाती है। और अब ये तय हुआ कि इनकी गिरफ्तारी ऐसी जगह करी जाए जहां कोई लैटरल डैमेज ना हो, तो कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो। तो ऐसी जगह छाटी गई। अगर जो उस क्षेत्र से अवगत है, बरेली से जब लखनऊ की तरफ जाते हैं तो फतेहगंज पूर्वी एक थाना पड़ता है, वहाँ पर थाना रोड पर है और कहीं भी कोई उसके इर्द गिर्द उस समय, अब मुझे नहीं पता आज क्या स्थिति है, उस समय वहाँ कोई दुकानें या कुछ भी नहीं था। तो वो जगह तय करेगी कि यहाँ इनको रोका जाएगा। वहाँ हम लोग करीब 2-2.5 हज़ार फोर्स के आदमी लगा के उनको, ये डिटेल ब्रीफिंग कुछ नहीं थी, बस इनको ये था, एक तो करीब 200-300 टॉर्च दे दी उनको और दोनों साइड में उनको रोड पे खड़ा करके सीटी बजा के टॉर्च ऑन होगी और जो भी गाड़ी में आएंगे उनको गाड़ी से उतरने नहीं देना है, दरवाजे पे चले जाएंगे, वहीं बैठे रहिए आप। उनके बारे में हमें ये सूचना मिली थी कि 4 गाड़ी में वो आ रहे हैं। एक गाड़ी 4 एम्बेसडर कार थी जिसमें वो थे और उनमें पीछे की सीट उन्होंने निकाली भी थी, वहां बिस्तर लगा के वो अपना, तो चौधरी साहब थे तो अपना तरीके से वो आते थे और उस आगे पीछे वाले में राइफल वाले लोग उनके उसमें थे। तो फतेहगंज पूर्वी के सामने सारे ट्रक लगा दिए गए, उसके बीच में केवल इतनी जगह थी कि एक आदमी जा सके और उस तरफ एक एम्बेसडर गाड़ी एस्कॉर्ट पायलट उस तरफ खड़ा करा हुआ था। यहाँ इनको जैसे ही ये बरेली नगर से उधर के लिए, लखनऊ के लिए चले
तो बरेली नगर से लखनऊ की तरफ जाने वाला पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया, और उधर जो फतेहगढ़ या शाहजहांपुर साइड से जो ट्रैफिक आता था उनको भी बता दिया कि इस तरफ अब कोई ट्रैफिक ना आए। तो रात के 12 बजे के करीब का समय है, वो दिन के चले हुए वहां से, और वो जो नींद में है सब लोगों को, कोई वो नहीं है कि अब हमें रोका जाएगा। तो जब वो उस रोड पे जाते तो उस रोड पे अब कोई ट्रैफिक नहीं है दोनों तरफ से। वहां फतेहगंज पूर्वी के पास पहुंच जाते हैं, अंधेरे में सारा फोर्स खड़ा है, और फिर वो सीटी बजती है, वो सब टॉर्च जलती हैं, एकदम से किसी को उतरने नहीं दिया जाता है। जो 4 गाड़ी उनकी है वो मालूम है उनके साथ कहाँ पर हैं, करीब 6.5 फुट के करीब 10-12 ऐसे सब इंस्पेक्टर छाटे यंग, उनको पहले ही जैसी वो गाड़ी रुकती है रोक के पहले डिसआर्म करो। सबसे पहले उन्होंने उनकी राइफलें, जब तो समझ में आया तब तो उनकी राइफलें, दरवाजे खोल के एकदम से धाड़ धाड़ सारे दरवाजे खोले, सारी राइफल डिसआर्म, और टिकैत जी को 6 लड़कों ने पकड़ा ऐसे उठा के, और वो जो बीच की जगह थी दौड़ते हुए उसके उस तरफ ले जाके वो जो एम्बेसडर गाड़ी है उसमें बैठा दिया। हमने यहाँ फोर्स छोड़ा, हम उसमें जाके सीधा उनके साथ बैठे, उनको ले जाके सीधा वहाँ से फतेहगढ़ जेल जो है वो वहाँ से ले जाना था। वो पहले ही था डीएम और एसएसपी फतेहगढ़ जेल के दरवाजे पे हमें मिले रात में करीब 1-2 बजे, उन्होंने पहले से वो गए था। फिर वो हजारों आदमी की धीरे धीरे करके गिरफ्तारी होती रही, बट बाय एंड लार्ज कोई वायलेंस नहीं हो पाया। तो वो एक पहली चीज थी, पहली बार ऐसा हुआ। ये जो भी सर की टीम के द्वारा जो कार्य किया गया था वो जाहिर है कि प्रशासन की सरकार के आदेशों पर ही किया गया था, लेकिन आप विडंबना देखिए, इसके बाद जब एक राजनीतिक भूचाल उठता है और सब बात उठती है तो इसमें निर्णय ये लिया जाता है, मतलब जो एक वो उसमें ये निर्णय होता है कि जो टीम थी उसको निलंबित किया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये एक विडंबना ही है जब हम शासन प्रशासन में जो लोग काम करते हैं तो वो आदेशों का सही से पालन करने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियों को फेस करते हैं। हालांकि वो बाद में हुआ नहीं। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे या जिन लोगों ने पढ़ी होगी तो वो जानेंगे कि उस समय बरेली में मंडल कमीशन का बहुत जोर चल रहा था, और बड़ी रोचक इसमें अलग अलग, जैसे हम यहाँ पे इवेंट्स में बता रहे हैं, कई रोचक इसमें बीच में सर ने अपनी जो भी स्मृतियाँ हैं वो इसमें लिखी हैं। सर इसके बाद एक जो बड़ा चैलेंज आपके सामने आया था वो था एसपी सिटी लखनऊ में जब आपकी पोस्टिंग हुई थी, और तब ये वो समय था जब अयोध्या में जो एक विवादित ढांचा था उसको भी तोड़ा गया था। तो प्रशासनिक या पुलिस में जो भी एक डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सर इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे और मीडिया भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, आपको एक किसी मीडिया पर्सन का कॉल आता है, वो आपको बताते हैं कि कार सेवकों ने मस्जिद का एक गुंबद तोड़ दिया या विवादित ढांचे का जो गुंबद है उसे तोड़ दिया। तो सर उस वक्त आपको डिसीजन लेना था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर है उसके रिपरकशंस होने थे शहर में। तो ये डिसीजन मेकिंग में सर आपने क्या स्टेप्स लिए और किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करने में आपने सर जो भी कदम उठाए सर उसके बारे में? उस दौरान ये घटना 6 दिसंबर 1992 की है, जो अयोध्या में जो घटना हुई आप जो बता रहे हैं तो हमारे देश की महत्वपूर्ण घटना है। 5 तारीख शाम की बात है, करीब 12 बजे मैं एसपी लखनऊ में था, तो मैं खाना खा रहा था रात, और मुझे अचानक एक फ़ोन आया कि आपको मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जा रहा है। मैं वहाँ गया, और उस दौरान वहाँ अंदर अटल जी भी थे उस समय, उनकी मीटिंग थे, वहाँ से एमपी हुआ करते थे उस दौरान, काफ़ी वरिष्ठ नेता लोग थे। इनफैक्ट अटल जी तो रात में ही चले गए थे। तो हमें यह था कि वहाँ भीड़ बहुत है, शायद लखनऊ में, क्योंकि मुझे लखनऊ की शांति व्यवस्था देखनी थी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी उस समय। तो उस दौरान मैंने उस दौरान जो वहाँ के प्रभारी मंत्री थे लालजी टंडन जी थे, आप वो नहीं रहे, उनसे मैंने पूछा कि कल क्या रहेगा। उन्होंने कहा वैसे तो शांति रहेगी, लेकिन आप अपना सतर्क रहिए और शांति व्यवस्था बना के रखिए। तो एक सामान्य दृष्टिकोण से कि सेंसिटिव घटना, कल कुछ ऐसी बात वहाँ ना हो जिसका यहाँ रिएक्शन हो, मैंने लखनऊ के लिए अपनी शांति व्यवस्था की तैयारी करी थी। और दूसरे दिन मैं रूटीन में था, क्योंकि वहाँ कार सेवा 2-4 दफ़े पहले भी हुई थी, तो मुझे ऐसे कुछ वो नहीं था कि वहाँ ऐसी घटना हो जाएगी। लेकिन एकाएक मुझे 11, साढ़े 11 ऐसी दिन की, मुझे एग्जैक्ट टाइम ध्यान नहीं, एक कुछ जो बजर फ़ोन लैंडलाइन वाले हुआ करते थे, तो मेरे टेलीफोन वाले ने मुझे बजर दिया कि साहब वो आपसे
फला फला एक पत्रकार थे, उस समय स्वतंत्र भारत एक अखबार हुआ करता था, बड़ा नामी अखबार था। तो उसके एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने जैसे ही मैं फ़ोन पे आया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप तैयार हो जाइए। तो मुझे थोड़ा समय लगा, क्या बात है? बोले साहब वहाँ तो ऐसा एक तो गुम्बद चला गया और तो मेरी ज़मीन से एकदम पैर से धरती एक तरीके से वो, क्योंकि मुझे तो लखनऊ में समस्या मुझे देखनी थी। तो उसके बाद मैं सोचा पता नहीं ये पत्रकार सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। मैंने बहुत जगह कोशिश करी पता लगाने की, तब पता भी नहीं चला। धीरे धीरे वो बात कंफर्म हुई कि हाँ अभी वहाँ नियंत्रण हो चुके हैं और वहाँ और भी अभी टूट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस दौरान अच्छी बात ये थी कि इंटरनेट और उस समय ये सैटेलाइट टीवी भी और ये सब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो जो संचार है इस सूचनाओं का वो उतनी तेजी से नहीं होता था। ये मुझे मालूम था कि जैसे ही लखनऊ में, क्योंकि दोनों पक्षों की आबादी भी अच्छी खासी है, तो मुझे ये था कि यहाँ कोई घटना शांति व्यवस्था की चुनौती उत्पन्न हो सकती है। उस समय जी टीवी ने नया एक 5 बजे एक बुलेटिन आधे घंटे का, वो न्यूज़ का दिन भर का अकेले वही बुलेटिन दिखाते, बाकी दूरदर्शन का जमाना था। तो मुझे ये मालूम था 5 बजे अगर जो इन्होंने वहाँ कुछ विजुअल्स दिखाए तो पुराने शहर में समस्या होगी। तो फिर मैंने उसी हिसाब से तैयारी करी और बिल्कुल जैसा अनुमान था बिल्कुल वही हुआ। 5 बजे वो दिखाया उन्होंने और दिखाने के बाद करीब 5:30-6 बजे से पुराना शहर जो है, सादतगंज चौक, बाजार खाला, अमीनाबाद, हसनगंज, हुसैनगंज, जो सारे एरिया हैं लखनऊ के आप जानते हैं, वहाँ एक हज़ारों आदमी थाने पर, हर थाने पर चढ़े आए और गोलीबारी बमबारी फायरिंग वो सब शुरू हो गया। तो हमारा पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ा, बड़ी लंबी कहानी। सर समय की बाध्यता है, वरना हम एक इवेंट को बहुत डिटेल में, जब भी हम जो भी इस आपके पुस्तक को पढ़ेंगे इसमें बड़े अच्छे इवेंट्स हैं। जैसे सर गोगा गैंग एनकाउंटर का इसमें बड़ा अच्छा इवेंट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से जो उपद्रव होते थे उन्हें रोकने के प्रयास किए गए और जो सफलतापूर्वक वो किए गए वो इसमें मेंशन है। लेकिन इसी में एक बहुत जो मुझे लगता है, जो मुझे इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लगा, वो था सर जब आपकी पीलीभीत में तैनाती हुई थी। तो वो समय था जब पीलीभीत और उसके आसपास का जो पूरा तराई का क्षेत्र है वो एक तरीके से आतंकवाद से जूझ रहा था और कोई प्रशासनिक और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे। तो जब सर की वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तो इसमें बड़ा रोचक हुआ है कि मैम ने और सर ने 1-1 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया सबसे पहले। वहाँ पोस्टिंग से पहले 1-1 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया गया और सर अपनी सेकेंड हैंड मारुति 800 में परिवार के साथ पीलीभीत को रवाना हो गए। और जबकि वो इतनी खतरनाक जगह थी कि वहाँ पर अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि प्रशासनिक और पुलिस जो अधिकारी होते थे वो कभी भी वहाँ पर उनकी लाइफ को रिस्क हो जाता था। सर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो ये वाला जो इसमें चैप्टर है पीलीभीत में जो आतंकवाद की चुनौती है, वो अपने आप में से केस स्टडी होनी चाहिए और वो जाना चाहिए कि क्या किस तरीके से इसको टैकल किया गया। उसमें से सर कुछ आप मुझे सब हमारे लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने पीलीभीत में कार्य किया है जिससे कि वहाँ पर आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया गया। देखिए आप लोग खासतौर से जो 80 के दशक को फिर उस दौरान समाचार वगैरह फॉलो करते होंगे, तो उस दौरान पंजाब में सिख आतंकवाद की एक चुनौती उत्पन्न हुई थी, बड़ी भीषण गंभीर, भारत की अखंडता और संप्रभुत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पर उत्पन्न हुई थी। उसके कारण बहुत सारे हैं, बाहर देश में भी उसके लोग लगे हुए थे और वो मेनली परेशानी पंजाब की थी, लेकिन उसके प्रभाव जो है वो हरियाणा, हिमाचल, हमारे उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उत्तर प्रदेश इनमें पड़ा। और जो उत्तर प्रदेश के तराई के तत्समय के उत्तर प्रदेश, जो आज कुछ हद तक उत्तराखंड में भी वो क्षेत्र आ गया है, जो तराई का एरिया था उसमें जो वहीं से आप लगा लें इस तरफ यूपी में लखीमपुर खीरी पे जाके तकरीबन वो अंत होता था उसका। तो लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में अगर जो आप घुस जाए तो वहां से गन्ने के खेतों के भीतर ही आप पूरे अमृतसर तक जा सकते थे। इस प्रकार का एक वो कॉरिडोर था। तो बहुत सारे लोग जब प्रेशर होता था तो यहाँ जाते थे, बहुत सारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सिख आबादी तराई क्षेत्र में भी काफ़ी थे,
और उनके झाले, आप जानते हैं पर्टिकुलर टाइप का घर होते हैं जो चारों तरफ, नॉर्मली जो देहात में गांव होते हैं उसमें घर एक साथ होते हैं, लेकिन तराई में ये प्रथा नहीं थी। वहाँ 50 एकड़ का फार्म है, उसके बीच में कहीं एक झाला बोलते थे घर है, फिर 50-200 एकड़ का है उसमें कहीं एक है, तो चित्रे वो सब थे। ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो प्रभाव पड़ा इन क्षेत्र में, और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और कुछ हद तक उधम सिंह नगर का जो हमारा रुद्रपुर और ये जो ये नानकपदा वाला जो क्षेत्र है, उन सारे एरियाज में इसका प्रभाव ज़्यादा था। पीलीभीत उसका मेन एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के ज़माने में वो था। वहाँ ऐसी परिस्थिति बन गई धीरे धीरे कि साल भर में करीब मेरे ख्याल से दर्जनों तो पुलिस वाले मर गए थे। एक इंस्पेक्टर पूरनपुर थे जो हजारों आदमी के साथ जंगल में कोमिंग कर रहे थे, उनको मार दिया गया। हजारा के थाना अध्यक्ष थे, वो एक घटना पे जा रहे थे, उनकी गाड़ी को उड़ा दिया, वो खुद मर गए, उनके साथ जितने गाड़ी में थे वो सब मर गए। एक डिप्टी एसपी थे, वो खटीमा जो है हमारा इस तरफ का, उसके पास उस तरफ एक उनकी गाड़ी में RDX लगा के उड़ा दिया। और डिप्टी एसपी की नेम प्लेट की टुकड़ी, जरा सी टुकड़ी मिली और कुछ नहीं मिला, सारे मारे गए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 29 लोगों को एक ही घटना ऊंचाई में मार दिया, पब्लिक के आदमियों को, बच्चों को, औरतों को। 14 आदमी बस रोक के उनको मार दिया, फिर एक बस रोकी उसमें 13 आदमी मार दिए। ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस वाले भी थे वो ऐसे हो गए कि जो कोर्ट जाते थे वो प्लेन क्लोथ में जाते थे, वर्दी नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भाई कहीं हमारे को अटैक हो जाएगा। और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे, पैरामिलिट्री वहाँ तमाम थी, उनके लिए था कि एक प्लाटून स्ट्रेंथ से कम कोई बाहर नहीं जाएगा। एक प्लाटून का मतलब 30-32 पुलिस वाले, उससे कम नहीं जाएंगे। थाने 5 बजे बंद हो जाते थे और LMG लाइट मशीन गन लगा के ऊपर छत पे अपने प्रोटेक्शन के लिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ के पूरा फोर्स छत पे चला जाता था। SSP का जो रेजिडेंस था पीलीभीत में, उसके दोनों संतरियों पर अटैक हो गया था। वो घर के बाहर SSP का जो रेजिडेंस था उस पर हर 10 कदम पर अलार्म लगा हुआ था और सर्च लाइट लगी हुई थी, कुछ भी अटैक हो या कोई बात दबाएंगे। एक पूरी कंपनी जो है वो गार्ड में रहती थी, जो इकट्ठी हो जाती थी। ऐसी परिस्थिति में वहां एक SP की पोस्टिंग हुई। जब 29 लोगों को मारने की घटना हो गई तो एक ऑफिसर की पोस्टिंग हुई जो गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, वो अस्पताल में जाके दाखिल हो गए, वो मेडिकल लीव पे चले गए। और रेल वालों ने रेल बंद कर दी, वहां रेल नहीं जाती थी, रेल बंद हो गई थी। 5 बजे रोडवेज की बस नहीं चलती थी, 5 बजे के बाद शाम को। जितने वहां राइस मिलर थे या बड़ी जितने वो थे, उनसे उस जमाने में लेट 80s और अर्ली 90s में उनसे लाखों रुपए की वसूली किडनैपिंग में वो करते थे, मार देते थे। तो वो सारे पलायन कर गए वहां से, सारी मिलों को छोड़ के चले गए सब, जो वहां का बिजनेस कम्युनिटी था। वहां कोई मिनिस्टर, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं जाता था, अपने रूटीन उस पर भी नहीं जाता था। ऐसी परिस्थिति में मुझे वहाँ भेजा गया था और साल भर मैं वहाँ रहा। उसमें बहुत काम करना पड़ा, वो लंबा एक विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो जनता थी वहाँ, सिख कम्युनिटी, उनका विश्वास प्राप्त करना, वो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी और उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ। फिर मुझे अभी सूचनाएं मिली। दूसरी चीज, जो नियम कानून में लिखा हुआ है स्पिरिट और लेटर में, वो उसको यथावत वैसे ही फॉलो करना। कोई 3rd डिग्री नहीं, कोई अनैतिक हिंसा नहीं, कोई फॉल्स एनकाउंटर नहीं। जो सामने गोली चल रही तो गोली चलेगी, अरेस्ट हो गया तो उस हिसाब से काम होगा। और तीसरी चीज है कि खुद लीड करना। हम सीनियर ऑफिसर ये कहें कि आप चले जाओ, दूसरा कहेगा आप चले जाओ, तो ऐसी परिस्थिति, ये सारे काम करे, उसमें रिस्क था। और ये बात बिल्कुल सही है, जब मुझे भेजा गया तो उस समय भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी आज की तरह। आज तो काफ़ी बेहतर है। हम लोग को सीनियर स्केल पर मेरे ख्याल से 3500 या 4000 रुपये कुछ महीने की तनख्वाह मिलती थी। तो सबसे पहले हम दोनों ने, राधा ने और हमने 1-1 लाख रुपए का एक
वो करा कि भाई चलो एक बच्ची है उसके कुछ इंश्योरेंस करा लो। उस समय आज के ज़माने में इट लुक्स वेरी रिडिकुलस, बट हाँ वो दैट वाज द हैंडसम अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीस इन दोस डेज। तो ये सब उसकी कहानी है। पीलीभीत में जो सफलताएं मिली थी उसमें ऑपरेशन गुडविल वहाँ पे जो सर ने चलाया था उसका एक बहुत बड़ा रोल था। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ऑपरेशन गुडविल के बारे में इसमें एक चीज़ बस जो विश्वास वाली बात है, वो एक बहुत वो अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल और ये सब अपने वो देते थे, जो टेररिस्ट होते थे उनके अपने रैंक्स होते थे और कमांडर्स होते थे। तो एक बार नागालैंड आर्म पुलिस के साथ हम कुकिंग कर रहे थे जंगल में, पूरनपुर के उस क्षेत्र में। तो वहाँ सर्दियों का मौसम था और एकाएक अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम लोग जैसे 3-4 घंटे कोमिंग करने के बाद अलर्टनेस थोड़ी कम हो जाती है, सामने से थोड़ी सी अलर्टनेस कम थी, सामने से एकाएक फायर आया हम लोगों के ऊपर और वो AK-47 का बर्स्ट फायर था। कुछ इंच हम लोगों से बचा होगा और सामने देखा तो एक बड़ा एक जर्नैल सिंह उसका नाम ही था, वो लेफ्टिनेंट जनरल अपने आप को बोलते थे। वो उनको जंप करते हुए देखो, उनके सबके क्योंकि फोटोज हम लोग सारे यहाँ से लेकर पंजाब तक हर थाने में लगे रहते थे, तो पहचान लिया हमने दूर से उनको। वो जंप करे और फिर हम लोगों ने सबने चार्ज वार्ज किया और तब तक वो ढूंढा, कहीं मेरे सामान कुछ छूट गया वहाँ उनका। लोग मेरे ख्याल से 10-12 लोग निकल गए कहीं जंगल में। अंधेरा हो गया, हम लोग उनको ढूंढने की प्रयास करते रहे। जब नहीं मिले तो मेरे एक अनुभवी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा सर अब जहाँ से जंगल से बाहर निकलना चाहिए, कहीं यहाँ जंगल में ये कहीं से गोली चलाएंगे तो हम लोगों की अनावश्यक वो हो जाएगी। तो फिर हम लोग बाहर आ गए वापस, बड़े दुख से बाहर निकले कि सामने थे और निकल गए। उसके करीब महीना दिन बाद उसको शाहजहांपुर में बांडा पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हमें मालूम हुआ तो हमने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे वो साथ में उन्हीं को भेजा कि वो नज़दीक थाना पूरनपुर का पड़ता था। उनको कहा आप जाके वो इंटरोगेशन में आप शामिल हुई। तो वो जर्नैल सिंह और उनके साथ एक और जो टेररिस्ट था वो यंग लड़का था। जर्नैल सिंह को नहीं था, 35-40 साल के हो गए। तो 3-4 दोनों बैठे हुए थे जमीन में, उनको बांधा हुआ था। तो जैसे ही वो डिप्टी SP को मिला, उसने पूछा उनसे कि भाई आप कहाँ थे उस दिन, कहाँ गायब हो गए थे। तो वो हंसते हुए बताया कि साहब हम जो है थोड़ा सा आपसे दूर, वहाँ एक पानी की नहर है, उसमें बांस का जो जंगल है उसमें हम बांस के अंदर 4 फुट पानी में ठंड में खड़े रहे। फिर उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि ये जो लड़का है मेरे साथ, ये जो लड़का मेरे साथ है वो 20-22 साल का लड़का था। उन्होंने कहा इसने 2 बार अपना जो राइफल थी वो कॉक करी थी, मैं इनको मारता। कहता आप मेरे लिए बोला उन्होंने SP और ये डिप्टी SP पंजाबी में बोल रहे थे, साढ़े को तुसी 3 फीट से गुजरे हो 2 दफे 3 फीट से साढ़े गोल से गुजरे हो, हमारे नजदीक से 3 फीट से गुजरे हो आप, और ये 2 बार आपको मारना चाह रहा था गोली। मैंने कहा इस लड़के को कि ये अफसर गलत काम नहीं करता, यानी इस तरह नहीं मारना। ये मैंने उसको थाने में बोला, वो विश्वास की बात। ऐसी इसमें अनेक इवेंट्स इसमें यहाँ पे इस बुक में बताए गए हैं। एक ऐसे ही खतरनाक आतंकवादी सुखदेव सिंह ने जब सर के अपने आवास पे आके सरेंडर किया था, वो भी इसमें है, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है। इसके बाद यदि बात करें तो 1994 से 95 तक सर का स्थानांतरों का दौर चला, जिसमें कि एक साल में सर के 5 बार स्थानांतरण हुए, एक साल में 5 बार अलग अलग जगहों पे स्थानांतरण हुए। सर बस एक ब्रीफ में मैं चाहूँगा उस पीरियड के बारे में अगर आप बताना चाहें कि इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और उसके साथ। मैंने इसलिए उसका नाम स्थितप्रज्ञ रखा है। ये व्यवस्था जो है, we can't change the world, the whole world on our own. We can only try to be good to ourselves and good to others. और उसमें ये था कि जो भी हुआ, जहाँ मुझे नियुक्त किया गया वहाँ मैंने अपने विवेक से कार्य किया। और जब मेरा ट्रांसफर भी हुआ, कष्ट तो होता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। बल्कि ऐसी स्थिति आई, मैंने उसमें लिखी भी है, बाद में वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे वो बाद में मेरे से बैठ के वो सारी बातें बताई और मैंने उन्हें कहा मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैंने कहा वो, इसीलिए मैंने स्थितप्रज्ञ इसमें लिखा है।
इसके बाद सर 4 साल के डेपुटेशन पे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद गए, जहाँ पे सबसे अधीनस्थ एक ऑफिसर होने के बावजूद सर को वहाँ पर ADOD बनाया गया। अभी सर 3 शायद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सर को ये दिया गया था। वहाँ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है जहाँ पर एक जो ट्रू लीडर होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो सामने आती है। एक बार ऐसा होता है कि सर के एक सबॉर्डिनेट होते हैं जो एक ड्रिल को फॉलो नहीं करते, और सर ने कुछ और सबॉर्डिनेट्स को छुट्टी दे दी होती है और खुद किसी दूसरे ग्राउंड में ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो जब उन्होंने उस ड्रिल, तभी वहाँ निदेशक साहब आ जाते हैं, वो जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, और जब वो ड्रिल फॉलो नहीं करते तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं और बाद में सर को आदेशित करते हैं कि इन्हें सस्पेंड करके इनको वापस भेज दिया गया। सर तो उस वक्त सर उस पूरे इवेंट को अपने ऊपर लेते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी, यदि कोई कार्रवाई हो तो मेरे ऊपर हो। ना सिर्फ ओरली सर इस बात को कहते हैं बल्कि रिटर्न में फाइल में इस चीज़ को सर लिखते हैं कि यदि ऐसा, तो सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर आप लाइट डालेंगे कि वो क्या था कि जो आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको आपने बचाया था, क्योंकि इवन तो उन्होंने ड्रिल फॉलो नहीं करी थी लेकिन वो आपने अपने ऊपर लिया था। सर बहुत मतलब मामूली सी बात है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके लिए बहुत ज़बरदस्त थे। जो वो जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर था वो, जिसको एक पर्टिकुलर टाइप से डायरेक्टर के आने पर जो पुलिस या मिलिट्री के यहाँ जनरल साहब बैठे हुए हैं, उसमें यह है कि जब कभी प्रशिक्षण कहीं हो रहा होता है या कहीं भी कहीं फोर्स कहीं है, तो जब सीनियर कोई ऑफिसर आता है सीनियर अपने से, तो जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो सबको सावधान पर लाता है और जिस भी पोजीशन में जो है जहाँ खड़ा है वो वहीं रुक जाएगा। फिर जो सीनियर कमांडर है वो मार्च करके सीनियर आदमी को रिपोर्ट करता है और बताता है कि जो भी उनका निर्देश होता है आगे फिर वो चलता है। तो IPS अफसरों की ट्रेनिंग हो रही है और मैं उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण कर रहा हूँ। तो सैकड़ों IPS अफसर होते हैं वहाँ तो ट्रेनिंग में। तो उसमें एक जगह मैं एक स्क्वाड की कर रहा था, दूसरी जगह राइडिंग ग्राउंड में मैं चला गया। ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो वहाँ मौजूद होने थे वो एक दिन की छुट्टी पे थे। उसी दौरान 1961 बैच के वो बड़े सीनियर एक डायरेक्टर थे, वो अजीब बड़े सख्त थे, वो घोड़े पे उधर से निकले और वो उधर से गुजर रहे थे। तो जो 2 स्क्वाड वहाँ थे उनमें एक DI था, यानी एक इंस्पेक्टर रैंक के इंस्पेक्टर ऑफिसर होते हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस थे। उनमें से जो इंस्पेक्टर सीनियर मोस्ट था वो पहले गढ़वाल राइफल्स में मिलिट्री का था और उसके बाद वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आया और फिर वो नेशनल पुलिस अकेडमी डेपुटेशन पर आया, वहाँ वो DI था। तो उसको मैं जाते हुए बताया नहीं कि मैं राइडिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ, और वो एक तरीके से बाय डिफॉल्ट ही बिकेम द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रिल स्क्वायर। जब डायरेक्टर साहब घोड़े पे आए तो ड्रिल जो लेट डाउन है उसके हिसाब से था ही विल हैव टू से कि राइट सावधान, सबको सावधान करके वो मार्च करके रिपोर्ट करेगा। डायरेक्टर जब आए तो उनको ये ध्यान नहीं था कि ADOD चले गए हैं, CBI छुट्टी पे है और मैं अब सीनियर मोस्ट डिवॉल्व कर गई ये अथॉरिटी मुझको। तो उन्होंने वो ड्रिल ना फॉलो करके जब डायरेक्टर का घोड़ा सामने से आया तो जस्ट सैल्यूटेड और वो निकल गए डायरेक्टर घोड़े पे अपने। वो डायरेक्टर जब वापस गए तो वो तो पुराने क्लासिकल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा तो ड्रिल फॉलो नहीं हुई है। So he rang up the deputy director, who was a DIG rank officer, later on he retired as DGP of Madhya Pradesh। वो जो DIG को जो उनको डांट लगाई उन्होंने कि आप बहुत गलत किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे। तो वो मेरे सुपीरियर थे, वो अपना सुबह 6:30 बजे वो दौड़ते हुए परेड ग्राउंड पे आए। जब तक मैं राइडिंग ग्राउंड से वापस आया तब तक वो सब उनको डांट रहे थे DIGs को कि आपने ये बड़ा गलत किया और ये सब है। तो मैं सुनता रहा, सीनियर DIG थे वो उस समय और वो डांट रहे हैं। जब वो चले गए तो मैंने उनसे अलग से पूछा, मैंने क्या बात, उन्होंने सब ऐसे ऐसे उन्होंने ये कहा एंड ही हैज सेड दैट दिस मैन शुड इमीडिएटली बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एंड ही शुड बी इमीडिएटली रिपैट्रिएटेड बैक टू हिज इंस्टीट्यूशन। So I said but this is not his fault at all। ये तो मेरी गलती है अगर जो है, पहले तो किसी की भी गलती नहीं है एंड ये एक अनायास ऐसी घटना हो गई है। तो उन्होंने कहा साहब वो तो ऐसे he was the director was so strict that joint director was of 1968 batch an IG rank officer, very experienced man। वो भी कुछ उनके सामने नहीं बोल पाते थे और DIG जो थे वो 1974 बैच के थे, वो भी कुछ नहीं बोल पाते थे। तो ये हुआ कि भाई ये तो निर्देश है तो करना है ही है। हमने कहा साहब सस्पेंड तो मुझे करना है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इनको सस्पेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर जो कोई गलती है, पहली बात किसी की नहीं है, अगर जो है तो मेरी है।
तो देन ही सेड कि लेट अस गो एंड मीट द जॉइंट डायरेक्टर। आईजी साहब के पास चलते हैं। आईजी साहब के पास गए। आईजी साहब ने कहा कि भाई आप तो जानते हो डायरेक्टर का निर्देश ऐसे हैं कि अगर जो नहीं हो तो ही बी वेरी अनहैप्पी। मैं सोचा साहब आप कहें तो मैं लिख के भेज देता हूँ, आई पुट इट ऑन द फाइल। देन मैंने उस वो क्या बोलते जब दे सॉ दैट आई एम रेडी टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस, आई वाज अ यंग ऑफिसर। आई सेड मेरा क्या होगा, मेरे पेट्रेट हो जाऊंगा, एडवर्स मिलेगा, लेकिन कम से कम मेरे हाथ से एक गलत काम नहीं होगा। तो मैं अपने उसमें गया, तो मैंने उनको बुलाया, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे, बड़े रिटायरमेंट के उस पे थे, वो बड़े अच्छे ऑफिसर थे। उनका मैंने पूरा एसीआर कैरेक्टर को देखा, आउटस्टैंडिंग हर जगह मिला हुआ उनको, मिलिट्री के थे पहले, फिर उसमें थे। उसके बाद आई टोल्ड हिम कि नाउ आई हैव टू आस्क फॉर योर एक्सप्लेनेशन। तो उनका एक्सप्लेनेशन मैंने लिया, तो ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी सैड। आई विल गो ऑन, आई विल प्रोसीड ऑन रेजिग्नेशन, मैं रिजाइन कर दूंगा या नौकरी से चला जाऊंगा साहब, मेरे को तो ब्लेमिश लग जाएगा, मेरा तो उसमें है। आई सेड यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, व्हाटएवर हैपेंड यू गिव मी योर एक्सप्लेनेशन, आई विल टेक दिस ऑन माय सेल्फ। और मैंने वो उनका एक्सप्लेनेशन लेके फाइल पर दिया, और फिर वो डीआईजी को भेजा, डिप्टी डायरेक्टर को, उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर को भेजा। All of us were sitting, the director was sitting in his chamber, there was complete silence till 5 o'clock. I don't know, everybody was thinking पता नहीं क्या लिख के वो जेडी को बुलाते हैं या डीडी को बुलाते हैं, वो काफी फाइल ऑफिसर थे, तो कुछ नहीं। और मैंने उसमें पूरा जो नोट लिखा, I wrote that he is an outstanding officer and for the following reasons it will be complete injustice to him and also to the system. और इसमें जो इसका पूरा कैरेक्टर रोल है वो देखते, पहली बात किसी की गलती नहीं, और अगर जो है तो वो मेरी गलती है, मुझे जो भी वो, तो उसमें डायरेक्टर ने एंड में लिखा सीन, दैट्स इट, एंड द फाइल जस्ट केम बैक क्वाइटली। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपने 4 वर्षों की सफलतम डेपुटेशन के बाद सर वापस अपने आई एम जस्ट कंक्लूडिंग सर, और उसके बाद सर ने उत्तराखंड पुलिस की जो स्ट्रक्चर है, जो भी आर्किटेक्ट है, उसके सर आर्किटेक्ट रहे, और सर ने उसकी स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें उत्तराखंड में वामपंथी उग्रवाद हो या एसडीआरएफ की स्थापना हो या कोविड-19 से संबंधित जो सर के एक्सपीरियंस है हो रहे। सर मैं अपने इसको कंक्लूड करूँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस यहाँ पे हैं, यदि वो कुछ उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, या फिर कोई बात रखना चाहते हैं तो अवश्य रख सकते हैं। सर नमस्कार। आपने जो 2 किताबें लिखी हैं सर, वो बिल्कुल अलग फ्लेवर की है, एक प्रेम कथा है और एक आपके जो सेवा के अनुभव हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो अगला रचना आएगी वो किस तथ्य की होगी, क्योंकि आपने दुनिया भर का साहित्य की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में भी आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आपकी अगली रचना हमें क्या पढ़ने को मिलेगी? देखिए पंत जी नमस्कार। एक तो ये है कि मुझे ये मैं छात्र अंग्रेजी का रहा, और मेरे को हिंदी में मैंने दोनों पुस्तकें लिखी, और हिंदी में लिखने शायद मैं अंग्रेजी में लिखता तो मुझे ज़्यादा आसान होता लिखना, लेकिन मेरे मन में था कि मैं हिंदी में लिखूँ पहली पुस्तक जो है, और ये एक प्रकार से हिंदी में लिखना भी एक स्टेटमेंट था। उसमें अच्छाई है कि हिंदी में लिखी तो अपनी भाषा में लिखी, अपनी जो हमारी अपनी भाषा है। उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो अब जैसे ये दूसरी वाली पुस्तक है, ये चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, बहुत प्रशासन अखिल भारतीय स्तर की उसकी अगर जो रीच होगी वो तब होगी जब वो अंग्रेजी में हम लिखे उसको। तो मुझे जब ये पुस्तक लिखी तो मेरे, क्योंकि अभी जैसा बताया बहुत सारे मैंने जिनको ट्रेन करा वो आज एडिशनल डीजी हैं, आईजी हैं, डीआईजी, वो देश दुनिया में सब बाहर विदेश में हमारे एम्बेसीज में सब जगह है, तो उनको जब पता लगा उनके जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा साहब इसको अंग्रेजी में करिए। तो मैं अब पहला प्रोजेक्ट तो मेरा इमीडिएटली है कि मैं इनको अंग्रेजी में करने का प्रयास करूँ। I'm Ajay Rawat, and I would just like to comment that you have done a wonderful job. Kudos to you. जो आपने 3 टॉपिक्स चुने, डेल्टा मिशन, राम जन्मभूमि और मिलिटेंसी इन यूपी। मिलिटेंसी के लिए मैं विशेष रूप से आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मिलिटेंसी में मैंने काम किया था उसी दौरान। जब आपको ध्यान होगा
आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, जयवंदा ने बाजपुर में शरण ली थी। बाजपुर से पहले एक जगह आती है बरहनी, बरहनी में पुलिस चौकी है। तो जब आप बाजपुर को जाते हो, बरहनी से दाहिने एक रास्ता मुड़ता है, जहाँ बाजपुर में इनकी गुज्जर लोगों की कॉलोनी है, जिसको वो लोग भी ज़्यादा ही ढूंढते हैं। तो जयवंदा वहाँ करीब 1-1.5 महीने रहा था। और इसके अलावा वहाँ पर मिलिटेंसी इतनी अधिक हो गई थी कि बाजपुर थाने में और बाजपुर शहर में कोई नज़र नहीं आता था। तो मैं वहाँ गया था। तो मुझे काम यूपी गवर्नमेंट ने दिया तो बेसिकली जो हमारी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है दालपुर, इसकी स्टडी के लिए। लेकिन मेरे से ये भी कहा गया था अगर तुम्हें कोई भी सूचना मिलती है तो क्यों मिलिटेंसी यहाँ हुई, तो मैंने वो स्टडी की थी बहुत इन डेप्थ। जानता हूँ ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड हैट्स ऑफ टू यू। मतलब आई डोंट नो, अगर आप आर्मी में होते तो 3-4 बार आपको परमवीर चक्र मिल चुके होते। दैट वाज ग्रेट, आई नो द सिचुएशन। दूसरा, आपकी जो स्टडी है मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगी, आपने अध्यात्म भी है उसमें, दर्शन भी है, और ये जो आपने कार्य किए जिसमें बिजनेस और मिलिटेंसी के बारे में, और स्पेशली उत्तराखंड के जो लोग हैं, हम लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अगर आप देखें फौज में वी आर वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स। जैसे गुरखाज हैं, गुरखाज के बारे में फील्ड मार्शल मानिक शॉ ने जो लिखा है, दैट इज द बेस्ट आई थिंक सेड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ कम्युनिटी। उन्होंने कहा है कि एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ डेथ, हर आदमी मौत से डरता है, लेकिन अगर कोई कहता है मैं मौत से नहीं डरता हूँ, तो या तो वो पागल है या फिर वो गोरखा है। तो गोरखाओं की बहादुरी के बारे में लिखा। दूसरा, जो हमारे गढ़वाल के ट्रूप्स हैं, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और गोरखा तीनों थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही है तो आप जानते हैं कि हिटलर का कितना दबदबा था, और जो नाजी फोर्सेस थे, नाजी आर्मी जो थी, वो कितनी ज़बरदस्त थी। लेकिन जब जब नाजी आर्मी के ऊपर अटैक होता था और उन्हें पता चलता था कि यहाँ गढ़वाली सोल्जर्स हैं या गढ़वाल रेजिमेंट के हैं, तो उनका मोरल डाउन हो जाता था। दे यूज्ड टू गेट नर्वस एंड यू नो व्हाट हिटलर यूज्ड टू से अबाउट द गढ़वाली ट्रूप्स। उसमें तीनों आते थे, दे आर द स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स ऑफ द अलाइज। तो आपने जो बहादुरी का भी जो वो किया है, तो मुझे बड़ा आनंद आ गया कि अब लगा कि यस, हमारी जो ट्रेडिशन है ब्रेवरी का, उसको आपने स्पष्ट रूप से कहा। लास्ट में बस आपने एक है सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, अगर आपने आज़ादी से पहले केवल एक इंडियन ने उत्तराखंड से जिन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में लिखा है, उनकी पुस्तक का नाम है मेमोयर्स ऑफ द राज, जी.आर. काला। उनके लड़के बड़े अच्छे पत्रकार भी रहे हैं, जी.आर. काला जी। तो वो एक इंसिडेंट बताते हैं, जब वो SDM थे तो उन्होंने कहा कि चंपावत के आगे मंच कामरी, जहाँ जिनको ऑर्बिट में थर्ड मैनेजर मारा था, तो वहाँ पर जो पटवारी था वो इंस्पेक्शन में गया था, वहाँ मर्डर हो गया था। वो पटवारी हिंदुस्तानी था और उसे अंग्रेज़ी में लिखने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने जब डिस्क्रिप्शन लिखा, रिपोर्ट भेजी SDM रानीखेत को, तो उसमें लिखा उन्होंने कि मिस्टर राम नारायण वॉज मर्डर्ड इन such and such village and such place when Madhwa was standing nearby। तो क्या हुआ, जब वहाँ रिपोर्ट गई तो उन्होंने पूछा भाई और सब तो ठीक है, लेकिन जो मेन गवाह है, जो आई विटनेस है मडुआ, उसकी तो गवाही आई नहीं है। सो दिस मैन वेंट टू मिस्टर जी.आर. काला। इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा यार देख, मैंने तेरे को पहले भी बताया था, जो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा अपनी अभिव्यक्ति मत कर। अब तुमने लिख दिया होगा मडुआ वो स्टैंडिंग नहीं हुआ, अब हम मडुआ कहाँ से लाएंगे। तो फिर उसने कहा साहब मेरी जान बचा दीजिए। और विल्सन जो SDM है बड़ा खतरनाक है, एक्स आर्मी है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, तो 1 महीने बिल्कुल चुप हो जा। उसके बाद तो रिपोर्ट देना कि मैं पूरा नेपाल के, मैंने जो नेबरिंग विलेजेस हैं वहाँ वो किया, दौरा किया, लेकिन पता चला कि मडुआ जो है वो काठमांडू वैली में जाके छिप गया है। तो इस तरह से वो बचा। तो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब बाय इंक्लूडिंग ह्यूमर आल्सो। थैंक यू सर। आप सभी वैसे तो अवगत हैं, डॉक्टर रावत एक विख्यात इतिहासकार हैं और उन्होंने बहुत ऐसे शोध और ओरिजिनल हिस्ट्री के बुक्स लिखी हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अच्छे शब्द, मेरा उत्साहवर्धन हुआ और मैं
इन शब्दों में आपका धन्यवाद दूँ। जो बात आपने कही, यहाँ फौज के भी अफसर बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ दो चीज़ें बड़ी हमारी संस्कृति की, पहाड़ की बड़ी कमाल की हैं। एक तो ये एक मतलब देखने में पैराडॉक्स हो सकता है कि एक और तो सबसे सभ्य क्षेत्र है जहाँ हिंसा बिल्कुल नहीं है और ना के बराबर है, और दूसरी तरफ ये भी है कि योद्धा बहुत बड़े हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा। और आप क्योंकि इतिहासकार हैं तो उसी के प्रसंग में मैं एक छोटी सी बात, वही मिलिट्री की जो आपने बताई यहाँ के बारे में, 1857 की तथाकथित जो उनकी म्यूटनी कही है, या हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का पहला जो मूवमेंट कही है, उसमें उसके बाद उन्होंने तथाकथित एक मार्शल रेस की थ्योरी दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने जो कहा कि पूर्व के जो जिन्होंने विद्रोह किया था फौज में, उनको नहीं भर्ती करेंगे और ऐसी मार्शल रेसेस रखेंगे जैसे गुरखा, डोगरा, गढ़वाल, कुमाऊं, सिख, इस प्रकार के उन्होंने रेजिमेंट, क्लास रेजिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने भर्ती करी थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उनका ये, they have not said this anywhere, but this was their presumption that the Indian troops, the Asian troops, would not be able to fight a war against the white Europeans in Europe. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो स्ट्रेच हुए और जर्मन एक तरीके से फ्रांस में घुस गए, और जब एलाइज को अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ा, तो मजबूरी में उन्होंने कुछ ऐसे ट्रूप्स, फिर मजबूरी में एशियन जो इंडियन आर्मी के, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ट्रूप्स उनके थे, उनको यूरोपियन थिएटर में कमिट करने में मजबूर हुए। उसमें वो गुरखा, गढ़वाल, कुमाऊं, ये सब जिनको ले गए थे वो, वहाँ आपको ऑब्वियसली आपको मालूम ही है कि जो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस मिला धर्मान सिंह नेगी को मिला, वो गढ़वाल राइफल के जो वेस्ट बुएट की जो बैटल थी उसमें मिला, और उसके बाद गबर सिंह नेगी को मिला जो फर्स्ट गढ़वाल का, सेकंड गढ़वाल का था, youngest, he got it posthumous, yes, he was youngest। और धर्मान जी को लगाने के लिए किंग जॉर्ज खुद आए, वहां मैदान में उनको लगाने के लिए खुद आए फर्स्ट टाइम। तो ये जो आपने प्रसंग दिया, तो आपका धन्यवाद। हम लोग भी कुछ उसी तरफ प्रयास करते रहे। मेरा नाम जनरल कौशिक है, जनरल आर्मी। पहली बात तो ये कहूँ कि आपकी जो पुलिस की नौकरी है और फौज की नौकरी, आपकी ये नौकरी जो है वो ज़्यादा दिक्कत वाली है, क्योंकि हमको गोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं, सामने दुश्मन, लेकिन आपको अपने लोगों से करना पड़ता है। दूसरी बात, इन एज ए रिटायर्ड पर्सन आई एम वेरी फॉर गिविंग टॉक्स टू द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस, स्कूल्स। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, बट ये वीरों की भूमि भी है। और राइट फ्रॉम वेरी शुरुआत जो फर्स्ट परमवीर चक्र थे वो भी ये जॉर्जिया। सो I've been in touch with many journals of Uttarakhand। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इट इज कॉमन प्रैक्टिस कि जब कोई गलती हो जाती है यूरोप में, तो जो बॉस है वो wanted to pass on the buck to a junior person। ऐसा मैं तो वहाँ था, उसने ऐसा करा दिया, it doesn't want to take the responsibility, but taking the responsibility by the senior officer for his junior's fault, it's a great leadership quality which is in you। Thank you very much। Thank you very much। Thank you, sir. That coming from a major general is, I am gratified, sir. Thank you। नमस्कार सर। जय सर, आई एम जगदीश, 2005 बैच पीपीएस ऑफिसर। दो सवाल हैं सर आपसे। पहला तो मैं जानना चाहता हूँ सर, भंवर एक प्रेम कहानी का नायक अभय और खाकी में स्थित प्रज्ञ के जो लेखक हैं, उन पर जो फेमस मूवी है अर्धे सत्य, उनके नायक अनंत वेलकर का कितना प्रभाव है? अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा, धन्यवाद जगदीश, बैठिए। और पहली बात तो यह है कि ये कहा जाता है कि जो कोई भी लिखता है वो अपने
जीवन के जो अनुभव हैं उसी में से कुछ निकालता है। काल्पनिक भी कहानी अगर जो लिखता है तो जो परिस्थितियाँ जीवन में उसने जो अनुभव करी हैं उसी में से कुछ निकलता है। एक चिट्ठी जॉन कीट्स ने लिखी थी अपने मित्र को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लेखक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं इगोटिस्टिकल सबलाइन, उसने कहा एक कैटेगरी है जो केवल अपने ही बारे में लिखता है। वो उसके लिए उसने कहा सबसे बढ़िया एग्जांपल है विलियम वर्ड्सवर्थ, कि जो द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, 12-14 किताबें अपने ही कैसे मैं पोएट बना उसी पर उसने पोएट्री लिखी। और उस स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर वो कहता है कि एक है जिसे बोलते हैं दी नेगेटिव कैपेबिलिटी, जहां लेखक जो है वो यद्यपि जैसा है कि अपने अनुभव से ही लिखता है, कल्पना भी उसी की उस अनुभव के आधार पर ही बनती है, लेकिन वो ऐसा लिखता है कि वो अपने पात्रों में, अपनी कहानी में वो भूल जाता है और कहीं भी पता नहीं चलता कि लेखक कहाँ है। उसने कहा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल शेक्सपियर है। वो कैसे है कि उन्होंने कहा एवरी लाइन दैट यू रीड यू विल से दिस इज नोबडी एल्स बट शेक्सपियर, बट फ्रॉम ऑल द प्लेथोरा ऑफ हिज वर्क्स यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आज वो ये कह रहा है, कल वो ये कह रहा है। तो जो पहली मेरी पुस्तक है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़े लोग हैं, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू सुजेस्ट एनी काइंड ऑफ इक्विवेलेंस देयर, बट जो मैंने पहली पुस्तक लिखी है वो कंप्लीटली काल्पनिक कहानी, और अब है कि कहानी बिल्कुल अलग है। और जो दूसरी कहानी है वो कहानी नहीं है, वो तो संस्मरण अनुभव है। उसमें चुनिंदा ऐसे अनुभव मैंने लिखने की कोशिश करी है जो सामान्य, वो जरूरी नहीं है कि वो अधिकारी हो, कोई भी रोड पे चलता आदमी जिसको वो रोचक लगे, ऐसे बात छाटी। यहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे, अधिकारी क्यों, कोई भी आदमी यहाँ बैठा, उसके जीवन की कहानी बड़ी रोचक है। हर आदमी की कहानी रोचक है, उसमें बड़े भाव हैं, और अगर वो ठीक से लिख दे तो हर आदमी उससे आइडेंटिफाई करेगा। अगर तो लैटिन अमेरिका में कोई आदमी जो स्पेनियल है वो वहाँ का कोई लिख रहा है, उसकी भाषा हम नहीं समझते, लेकिन अगर जो वो मानवीय कोई भाव या हृदय की बात कर रहा है तो हमारा दिल धड़केगा। तो वो हमने कोशिश ये करी है कि इसमें हम वो रखें जो हर आदमी को रोचक लगे। अब उसके बाद वो कोई प्रशासनिक डिजाइन, कोई प्रशासनिक सिद्धांत, कोई उसके बाद कोई नेतृत्व की क्षमताएं वो लेना चाहता है, वो फिर अलग अलग लेवल है। ये जो दूसरी वाली किताब है ये तो संस्मरण है छटे हुए। जो आपने बात करी अनंत विलनकर की, तो वो बात दुरुस्त है कि वो लगभग अर्ली 80s में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब मैंने वो साहित्य का एक आदर्श भरा हुआ था कि जनता की सेवा करनी है और सही गलत, और एक कंसेप्चुअल लेवल पर आइडियलिज्म था। तो वो फिल्म चाणक्य सिनेमा उस जमाने में बहुत माना हुआ सिनेमा हॉल हुआ करता था, उसमें फिल्म देखना ही अपने आप में एक वाज अ ग्लैमरस इवेंट। तो वहाँ वो फिल्म देखी थी जो गोविंद निलानी ने बनाई थी और उसका नाम अर्ध सत्य था, जिसमें ओम पुरी एक इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, अनंत विलन करके एक आदर्शवादी इंस्पेक्टर होता है, अल्टीमेटली इज कंज्यूम्ड बाय हिज ओन आइडियलिज्म, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उसमें वो दिलीप चित्रे की एक कविता है, उसमें एक मराठी कवि है, उसने एक कविता लिखी है जिसमें वो लास्ट की उसकी जो लाइनें हैं वो ये है, लंबी कविता है, उसमें लास्ट की लाइनें हैं कि वो रोशनी जो निर्णय की रोशनी है उसमें सब कुछ सामान होगा क्या, एक पलड़े में नपुंसकता और दूसरे पलड़े में पौरुष, और बीच ठीक कांटे की नोक पर अर्ध सत्य। तो ये एक तरफ नपुंसकता है, एक तरफ पौरुष है, और बीच में वो आधी जिंदगी जीने वाले अर्ध सत्य जी रहे हैं। ये संघर्ष हर मानव के जीवन में है। एक साहित्य के स्टूडेंट के तौर पर उससे मैं प्रभावित हुआ, और शायद उस आदर्शवाद में ही मैंने ये वर्दी भी पहनी। बहुत कुछ सर, एक छोटा सा सवाल और है, शायद इस दूसरे सवाल का जवाब आधा आप आधा हमें शायद दे पाए। ब्यूरोक्रेसी सर्कल में यू बोथ आर नोन एज ए परफेक्ट कपल। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत यंग ऑफिसर बैठे हैं, हम सभी लोग हैं, कि आप दोनों की इतने डिमांडिंग जॉब में आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे सामंजस्य बिठाया, कैसे मैनेज किया? You want me to answer this question? I wonder where are you addressing this question? अभी चूंकि
इस बुक में कई ठीक है, बार और नहीं, ये तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हम इस धरती पे हम लोगों का जन्म हुआ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें ये योनि मानव की मिली और हमारे को ये सारे अवसर मिले कि हम एक सूर्य उदय को देखें, हम फूल को उगते हुए देखें, हम अपने आत्मीय संतोष को प्राप्त कर पाएं कि हम इस संसार में अपने जीवन को सार्थक हमने बनाया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और मानव की जो मैं कहूँगा नियति इस पर है, तब हम किसी भी और अन्य जो सारे जीव हैं उससे ऊपर हम तभी उठते हैं। और इसी के उसमें ये व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था बनी हुई है, राज्य है, देश है, जो भी है, और अधिकारी है, हमारे अधिकार हैं। तो अपने जीवन यापन के लिए कोई जीविका करनी है, उसमें अपने नैतिकता को रखते हुए अपने कुछ अपना आत्मसम्मान भी बना के रखना है। ये हम गलतफहमी छोड़ दें कि दिस इज द एंड, दिस इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। व्हाट इज दैट मीन्स? मीन्स क्या है? एंड तो जीवन है, ये माध्यम है। माध्यम यह है कि आपको अपनी जीविका नैतिक तरीके से मिलने, एक सम्मानजनक, और आपको काम करने का अवसर कि आप वाकई में समाज में कुछ ऐसा कर सकें जिससे आपको आत्मीय संतोष मिले और वाकई में आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस सब के मध्य जीवन को नहीं छोड़ सकते आप। वो पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं, आपके मित्र हैं। अब आप अनैतिक आदमी हैं तो अनैतिक मित्र होंगे, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन आप अगर जो उस दायरे में हैं तो वो जो मूल्य अगर जो आपके सही है तो वो जीवन को जो अर्थ देते हैं वो क्षण क्षण आपको, जैसे गीता में है, धर्म जो है वो सूक्ष्म है, बदलता रहेगा। द कॉल ऑफ ड्यूटी विल कीप ऑन चेंजिंग। अभी आपको ड्यूटी बुला रही है, अभी पत्नी को कुछ हो गया तो आपको वहां देखना पड़ेगा। हाउ टू बैलेंस दिस, यही जीवन का सार है। बड़ा कठिन काम है। नमस्कार सर, श्री जोशी, पत्रकारिता विषय का छात्र हूँ। जैसे कि आपकी किताब है खाकी में स्थिर बैठे, तो आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं गढ़वाल। जैसे कि हम सभी पढ़ेंगे कुमाऊं की और गढ़वाल में भी किताब पढ़ जाएगी, तो कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो तेरे पन्ने पढ़ेंगे हर माँ बेटी कहेगी वीर भर रतूड़ी, वीर भर रतूड़ी। सर, जैसे कि आप IPS रहे हैं, आपने इतना लंबा सफर तय करा है, एक स्थिर प्रज्ञ रहे हैं, अपने कर्तव्य निष्ठ रहे हैं, तो आज के समय में हम देखते हैं कि कर्तव्य निष्ठता कहीं ना कहीं एक कलंक सी होती जा रही है, या फिर हम ये कह सकें कि जो ऊपर से हमारे ऊपर दबाव होता है, चाहे IPS तुकाराम गायतोंडे का उदाहरण लूँ, उनको इतनी बार ट्रांसफर करा दिया गया है जितनी उनकी सेवा नहीं, उससे ज़्यादा बार उन्हें ट्रांसफर हो चुका है। तो इसी उद्देश्य में जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, जो युवतियां हैं, वो आज SI की आप भर्ती देखें, उसमें काफ़ी उनका जो रुझान है काफ़ी गिरता जा रहा है। तो आप इस किताब के माध्यम से या मंच के माध्यम से किस प्रकार से उन्हें संबोधित करके, किस प्रकार से उनका हौसला अफजाई करना चाहेंगे? देखिए, मैं कतई ये नहीं कहूँगा मैं कोई मैसेज दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं उस योग्य नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी एक नौकरी करी है, उसके संस्मरण मैंने लिखे, उसको पढ़ के कोई प्रेरित हो जाए ये उसकी बात है। जहाँ तक प्रश्न है आपका कि नैतिकता के जो मूल्य हैं उनमें कोई कमी आ रही है, मेरे ख्याल से ऐसा है भी और नहीं भी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस कलयुग में भी आज ऐसे लोग हैं। आपने जैसे अभी एक उनकी बात करी, आपको वो जो बम्बई में जो घटना हुई थी जिसमें बॉम्बे पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का, ताजमहल होटल और वगैरह, उसमें जो सिपाही ने जिसने पकड़ा था उसको, वो मर गया था। उसने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, और वो पकड़ा गया इसलिए क्योंकि उसने उसको ऐसा पकड़ा। अब इस प्रकार का मोटिवेशन, कोई आपको मटेरियल रिवॉर्ड, प्रमोशन, प्रोत्साहन, कोई अन्य अपनी आत्मीय प्रोत्साहन से बाहर, अपनी सेल्फ मोटिवेशन से बाहर ये नहीं करा सकता। ये तो आपकी अपने जो
मूल्य अपने स्वयं के मूल्य है, वही इस प्रकार का काम आपसे कराते हैं। तो आज भी मेरा पूरा विश्वास है कि इस कलयुग के युग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, और ये कोई जरूर नहीं, मैं तो एक आईपीएस अधिकारी हूँ, तो एक रिलेटिव टर्म्स में एक सर्टेन स्तर पर मैं आ गया, तो मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ भी रहे, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनका स्तर उतना ऊपर व्यवस्था में नहीं है। मुझे ऐसे सिपाही मिले, मेरी नौकरी में मुझे ऐसे मिले सिपाही मिले मुझे, जो इतने ईमानदार और इतने नैतिक थे, मैं उनको सल्यूट करता था, मैं उनसे इतना प्रेरित हुआ। तो ऐसे लोग हैं, इसमें कोई पद या किस स्थान पर आप हैं या क्या प्रोत्साहन आपको व्यवस्था दे रही है, वो ठीक है, व्यवस्था आपको प्रोत्साहन दे, वो भी बात अपनी जगह है एक नीति के तौर पर। लेकिन आज भी हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे ही देश के जो लोग युद्ध में लड़ रहे हैं, वहाँ सब फौज में हैं, बड़े कमाल के लोग हैं। तो हमें ये बात दुरुस्त है कि एक आगाह रहना चाहिए कि हमारे नैतिक मूल्य, सामाजिक जो सामूहिक चरित्र है, उसका कहीं क्षय ना हो, कहीं कमी ना आए उसमें। उसके लिए हम अपना कार्यरत अपने हम कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, हम स्वयं अपने को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, यहीं से शुरुआत हो सकती है। जी नमस्कार सर, मैं प्रकाश। सर जनरली जो किताब छपी है, हम लोग बड़े उत्साह से उसको खरीदते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि आधी किताब पढ़ते पढ़ते लोग इसका इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल किताब कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई पता ही नहीं चला। मैं इसको पूरा आदोपान पढ़ लिया, हालांकि मैम ने इसकी जो प्रस्तावना लिखी है वही अपने आप में काफ़ी सार्वत्रिक है, लेकिन इस पूरी किताब में सर आपने अपने सर्विसेज के बारे में लिखा है, लेकिन एक बात को हम बिल्कुल हिडन पाते हैं, और वो मैं देखता हूँ कि यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर हैं। वह है मैम। मैंने चीनी मिल में मैंने खुद काम किया है, लेकिन मझौला चीनी मिल में जीएम के तौर पर, वो भी आतंकवाद में, जिसमें कि मतलब गन्ना का आपने जो कॉरिडोर बताया, और ऐसे ही 91 का जो संस्मरण आपने लिखा है, आप बरेली में तैनात थे, पहली पुत्री हो रही थी और आप उसमें नहीं पहुँच गए क्योंकि आप वहाँ बदायूं में आपको दंगों में जाना पड़ा था। ऐसे मैं देख रहा हूँ सर, पीलीभीत में जब आपके पेरेंट्स आए थे वहाँ पर, वहीं पीलीभीत में डेथ हो गई और अंतिम संस्कार के दौरान ही आपको तुरंत पोस्टिंग में जाना पड़ा है, और ऐसे अनगिनत कई। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ सर, सुखदेव सिंह को निहत थे, आप वहाँ लॉन में बैठे हैं और उसको मतलब जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, अपने रिस्क पर आप एक वॉइस कमांड देते हैं कि सारे के सारे बैरर हटा दिए जाए, और वो एटेनमेंट के साथ आ सकता है, एक छोटे से सिविल के साथ आता है, आप फैमिली के साथ हैं। तो और भी पूरी मैं इसमें एक एक चीज़ कोट कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इतना कि आपको इसके प्रज्ञ बनाने में मैम का रोल कितना ज़्यादा है, और मैम का रोल, और दूसरा ये तो सर्विस का पार्ट है, मैं निजी ज़िंदगी में भी देखता हूँ सर, निजी ज़िंदगी में भी देहरादून में प्रति शनिवार आप साहित्य की गोष्ठी कराते हैं। मैम को मैंने देखा कि आपका ये आपको भी और भी साहित्यिक कार्यक्रम में, चाहे रायल जी की किताब का लेना चाहूँ, वो आप इसमें पूरा अपना समय देती हैं, और मैं ये कहूँगा सर कि आपके इस स्थिति प्रज्ञ बनने में 101% योगदान मैम का। आप कितना सहमत हो सर? थैंक यू सर। मेरे पास आपकी बात को सेकंड करने के अलावा कोई वो नहीं है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा न केवल उत्साहवर्धन किया, मुझे हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, और ऐसे समय आए जब बहुत कठिन समय थे, उन्होंने हमेशा बिना विचलित हुए मेरा साथ दिया। और जो आप बता रहे हैं, पुलिस अधिकारी की ज़िंदगी बड़ी कठिन थी, और परिवार को भी उन्होंने देखा, वो स्वयं एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज इस प्रांत के मुख्य सचिव हैं। इससे बड़ी तो सेवाएं कुछ होती नहीं, इससे बड़ी जिम्मेदारियाँ कुछ होती नहीं। ये सब उन्होंने हंसते हुए, और कैसे बाएं हाथ से वो करती हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनकी मेरी किस्मत है ये कह सकता हूँ, और प्रभु का धन्य दे सकता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य और ऐसा अवसर मिला। जहाँ तक साहित्य की बात है, तो उनकी साहित्य में बहुत अच्छी रुचि है, और वो स्वयं हर मेरी जितनी पुस्तकें हैं उनके, उन्होंने, मैं जब भी लिखता था तो मैं हमेशा उनसे भी पूछता था कि आपका क्या विचार है, और जब मुझे उनके विचार के मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और जो उनका विचार होता था उसके बाद जब मुझे अप्रूवल मिल जाता था कि हाँ ये सही है, तब वो मैं उसको आगे बढ़ता था। दूसरा कविता बहुत अच्छी उनकी, क्योंकि वो पहले इंडियन एक्सप्रेस और
इंडिया टुडे वगैरह में जर्नलिस्ट का भी, उन्होंने मास कम्युनिकेशन का भी अच्छा, और उनकी बहुत अच्छी मैं कहूँगा भाषा जो है, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, बहुत अच्छी उनकी एडिटिंग की क्षमता है। तो 50 आदमी किसी कागज़ को पढ़ ले और उसमें कोई गलती सब सुधार के ले आए और उनके सामने रखते एक पन्ने के, तो वो 1 सेकंड में वो सीधा वो गलती पे जाएंगे, वो 1 मिनट बाद नहीं कैसे वो सीधा वो गलती दिखाई देगी उनको। तो मेरे को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिला कि मेरी पुस्तक पढ़ के उन्होंने सारी मेरी गलतियाँ बता दी, ये कहाँ पर ये है। तो ये मेरा सौभाग्य है। और जहाँ तक बात आपने कही जो पुलिस सेवा की है, वो तो आपने पढ़ी थी, उसको क्या जवाब दें। धन्यवाद। 2009 बैच BPS अफसर सर। सर दोनों किताबें आपकी बहुत बेहतरीन हैं, और सर इसमें जो पुलिस के संस्करण लिखे हैं आपने, उससे मैं भी कनेक्ट करता हूँ सर। सर जो आपने आतंकवाद के बारे में लिखा है, उस समय मैं स्टूडेंट था, जो तराई में आतंकवाद का दौर चल रहा था, और सर उस समय भाजपुर में एक CO साहब की जिप्सी उड़ा दी गई थी, और उस समय हम फार्मर थे, हमारे पिताजी फार्मर थे, हम फार्मिंग कर रहे थे वहाँ पर, और एक छोटा सा गाँव है सर हमारा हरसान में थापा नंगा सर, वहाँ पर गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे में पिछले 70 साल से उन्होंने शुरू किया था, वहाँ मेला होता है, एक संत थे, तो वहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी हुई थी। तो स्वर्ण सिंह जवंदा और जो ये आतंकवादी थे, ये कहते थे कि किसी भी गुरुद्वारे में किसी भी धर्म पुरुष की किसी की भी अस्थियाँ नहीं रखी जा सकती हैं। तो मेरे बड़े भाई वहाँ पर सेक्रेटरी थे गुरुद्वारे के, तो स्वर्ण सिंह जवंदा ने ये कहा था कि हम आपके इनको सरदार लाल सिंह को हम गोली मारेंगे। तो सर उस समय हमारे पास एक डबल बैरल बंदूक थी, और हम छोटा सा घर था हमारा, उस घर के ऊपर हम 3 भाई हैं सर, हम बारी बारी से सर उसको 4-4 घंटे की ड्यूटी करते थे कि अगर आएगा तो हम गोली मारेंगे उसको सर। तो सर वो वाकई में बहुत टफ टाइम था, और मैं सबकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आतंकवाद जो जब था तो जो तराई के सिख थे उनके साथ सहमत नहीं थे, वो बंदूक की नोक पर आते थे, और किसी भी घर में आकर वो कहते थे कि आपको खाना खिलाना है इतने लोगों। मैंने ये पुस्तक में लिखा है, ये बात, ये पुस्तक में, मेरी पुस्तक में ये बात जो आप कह रहे हैं मैंने लिखी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस समय सर ये स्थिति थी कि अगर कोई बंदूकधारी अगर वही के 47 लेके किसी घर में आ जाए और वो कहे कि आपको खाना खिलाना है, तो फिर कोई मना नहीं कर सकता, जो नेता है कोई मना नहीं कर सकता। तो उस समय सर हम लोगों ने बहुत डटकर उसका मुकाबला किया, और वहाँ पर एक IPS ऑफिसर आए थे, तो उनका भी गाइडेंस था, तो उन्होंने वहाँ के जो हमारे लोकलाइट्स थे जो आतंकवाद के विरोध में थे, उनको कहा था कि आप वेपन्स रखिए और आप उनका सामना करिए। तो सर ये वाकई में बहुत बुरा समय था वो, और जो हमारे यहाँ पर जो स्कूल था वहाँ पर जो टीचर थे वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे सर। ये जो आपने बात कही, जो आप बैठिए, मैं समझ गया आपकी बात, आप और कुछ करें सर? बाकी सर थोड़ा आप दोनों के बारे में कहना सर। मैं पहले RO के पद में नियुक्त हुआ था सर 2004 में, मैडम ही मेरी सेक्रेटरी थी सर, मैं फिर कहीं पर ऐसा हुआ। और सर जब मैं पहली बार पुलिस सेवा में आया तो तब सर उस समय आप IG इंटेलिजेंस थे, मैं आपसे कॉल करने गया, तो सर ने मेरे से ये कहा, सबसे पहले यही कहा कि आप ये देखिए कि आप एक फाइल नहीं आएगी सामने से गोली चलेगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो सर अभी हमने यहाँ पर हमारे DM मैडम भी बैठी हैं, कप्तान साहब भी बैठे हुए हैं, उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थी रीता मैडम, तो हमने उस चीज़ को फेस किया सर अभी भोजपुरा में। तो सर उसको कनेक्ट करता हूँ मैं। सर जब बदाऊं में आप गए थे सर, आपने दंगा को नियंत्रित किया था, तो उस समय कितने हमारी गोली से, पुलिस की गोली से कितने लोगों की डेथ हुई थी? ये एग्जैक्ट इस समय तो एकदम मंच से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कागज देखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ थे ऐसे जो आपने बैठिए। मैं आपको एक बस बात बताना चाहता हूँ, जो आपने ये कहा कि तराई के जो सिख थे वो उससे सहमत नहीं थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो एक ऐसी परिस्थिति थी कि वो AK-47 लेकर टेररिस्ट थे, पुलिस के पास 303 थी, तो परिस्थिति ऐसी हो जाती थी कि वो जब घटना कहीं करते थे या कहीं आते थे तो पुलिस स्वयं नहीं जाती थी मौके पे एकदम से, क्योंकि जब जाती थी कितनी बार वो बम लगा देते थे, तो विलम्ब से जाते थे। ये उस समय SOP बन गई थी, और जब वो विलम्ब से जाते थे तो तब तक आमतौर पर टेररिस्ट चले जाते थे, मौके से निकल जाते थे। तो जिनके घर में वो रात में रुके, जिन्होंने खाना दिया, जैसा आप कह रहे मजबूरी में, पुलिस उनको टाड़ा एक्ट उस समय था, और वो उसमें बेल भी बड़ी मुश्किल से उठती थी।
हाई कोर्ट से तो बेल होती नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, तो वो उसमें बंद हो जाते थे उनको हार्बरिंग के ऑफेंस में। तो एक तरफ पुलिस उनको बंद कर रही थी और दूसरी तरफ आतंकवादी उनको धमका रहे थे, तो दोनों के बीच में पिस रहे थे। ये बात मैंने पीलीभीत जाके पहले ही समझी और इसीलिए मैंने उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करी। मैंने दूसरा एक काम और किया, मैं जेल में गया और मैंने वहां जाके जो बंद थे लोग टाडा में, उनका निरीक्षण किया। उसमें मैंने पाया कि एक्चुअल टेररिस्ट बहुत कम थे, ज्यादातर वो थे जो हार्बरिंग के ऑफेंस में बंद करे गए थे, वो वही थे जो पिस रहे थे। उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो 60 साल से ऊपर के थे, कुछ एक महिला भी थी, वो टेररिस्ट टाडा की सीरियस धाराओं में बंद थी। तो मैंने बहुत कोशिश करी और डीएम से बात करी अपने, फिर डीआईजी से बात करी, प्रोसिक्यूशन से बात करी। फाइनली हमने ये लिखत पढ़त में, जो नॉर्मली करते नहीं है, हमने ये किया कि हम उनकी बेल को अपोज नहीं करेंगे और उन लोगों को, फिर हमने उनके लोगों को कहा कि बेल कराइए आप। और फिर उन सारे ऐसे लोगों जो उम्र दराज थे, महिला थी, जो ऐसे हार्बरिंग में बंद करे गए थे, ऐसी परिस्थितियों में जो आप बता रहे हैं, तो वो जब बेल हो गई तो उससे और विश्वास उनका बढ़ा। इतनी सुंदर और रोचक परिचर्चा को वैसे रोकना अनैतिक होगा, पर अब हम ये आखिरी प्रश्न लेंगे समय अभाव के कारण और फिर कार्यक्रम को मैं समझता हूँ समय की बाध्यता है। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित जोशी है। मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ और मैं प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पास में भारत सरकार का एक वैज्ञानिक संस्थान है एरीज, जिसको कि लोग वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी नाम से भी जानते हैं और आप उससे अवश्य परिचित हैं। मैं आपकी जो पहली परिचर्चा की भंवर जो बैजनाथ में आपने हिमांशु के साथ की थी, मैं उसका भी साक्षी रहा हूँ और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने आज ये परिचर्चा भी सुनी है। मैं आपको, चूँकि आपने बताया कि आप अंग्रेजी माध्यम से रहे हैं और आप हिंदी में 2 पुस्तकें लिख चुके हैं, मैं इस विषय से इधर आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अगला जो वर्चस्व है और भारत के विश्व गुरु बनने का है, वो मैं समझता हूँ कि अंतरिक्ष में हमारा जो स्थान है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है, चूँकि आप हिंदी में लिख रहे हैं और हमारा जो वैज्ञानिक लिटरेचर है वो हिंदी में बहुत कम है, तो हम अपनी नई पीढ़ी को, चूँकि आप हिंदी में लिख रहे हैं और आप रोचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत में भी और अपने साहित्य में भी, तो बस एक मैं छोटी सी टिप्पणी या आपका सुझाव चाहूँगा कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए खास तौर से कि स्कूली छात्रों में, वो भी सरकारी स्कूल के छात्रों में, हम प्रयास कर रहे हैं अपने इस तरह से। और जो हमारा विषय है एस्ट्रोनॉमी, मुख्य रूप से मैं जिस विषय से आता हूँ, मैं आपसे ये एक सुझाव या टिप्पणी चाहूँगा कि हिंदी में विज्ञान को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए छात्रों के बीच में और खास करके कम आयु वर्ग के बीच में, उसमें आपकी क्या टिप्पणी होगी? आपका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको बनाना चाहिए, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। आपका प्रश्न बहुत, मेरे संभवतः आप इसको मुख्य सचिव से पूछेंगे ज़्यादा बेहतर होगा और वो उसके लिए अलग फोरम पर बैठना पड़ेगा। धन्यवाद सर। सदन की उत्सुकता देखते ये प्रतीत होता है कि आप सभी लोग इस किताब को या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं, तो इसलिए मैं सब दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस किताब को लेना चाहते हैं, ऑडिटोरियम के बाहर ये बुक स्टॉल लगा है, वहाँ से उसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये किताब अमेजोन पे भी उपलब्ध है, तो इसको आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी आयुक्त महामंडल श्री दीपक रावत जी को अपना संबोधन कर सकते हैं। Respected Chief Secretary Ma'am, Anil Turi sir, Director of the Academy, the August gathering here. परिचर्चा में इस तरह के एड्रेस का वैसे कोई स्थान नहीं हो सकता। मैंने मैम से स्पेशल परमिशन सुबह ली कि मैम मैं 5 मिनट बोलना चाहूँगा। लेखक को क्योंकि हम किताब पढ़ने के बाद तो जान ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं लेखक को पहले से भी जानता हूँ, इसलिए आई जस्ट फेल्ट कंपेल्ड कि मैं आज कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर बोलूँगा। सर को मैं जानता हूँ जब मैं क्लास 11 में था तब से, और मैम को भी। तो सर की
जो मसूरी में घर है उसमें ऊपर एक कमरा है, उसमें एक स्टडी रूम, वो पढ़ाई लिखाई का एक कमरा था, उसमें चारों तरफ किताबें थी। तो मैं अक्सर वहां पे चला जाता था इस कमरे को देखने के लिए, उत्सुकता में क्या क्या है। बहुत कुछ लिटरेचर का, बहुत कुछ हिस्ट्री का रहता था, लेकिन उसमें बीच में एक डेस्क था, तिरछा वाला डेस्क होता है भूरे रंग का, उस पे एक किताब हमेशा रहती थी और वो भगवद गीता है। उसका आंसर मुझे आज मिला कि स्थितप्रज्ञ कहां से आ रहा है एंड हाउ मच द टेक्स्ट वुड हैव इम्प्रेस्ड हिम। उसी में एक बार मैंने एक किताब वहां से निकाली थी, इट वाज कॉल्ड द मैग्निफिसेंट मोगल्स, और उसके पहले पन्ने पे कोट लिखा हुआ था, कोलरिज का था, वर्क विदाउट होप ड्रॉस नेक्टर द सीड एंड होप विदाउट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सक्सीड। और जब भंवर 2022 में आई तो उससे पहले सर की जो सिस्टर हैं मीता आंटी, उनसे मेरी बात होती रहती थी, तो बोलती थी एज आई कॉल्ड, मुझे दीपू कहते हैं सर, दीपू किसी को बताना मत, अनिल किताब लिख रहे हैं आजकल। तो जब आई 22 में किताब, तो एक दिन अल्मोड़ा में मैं बैठा हुआ था और हमारे पुराने डीजीपी साहब अशोक कुमार साहब भी थे, तभी किताब रिलीज हुई थी। तो 1 घंटे काफी किताब पे चर्चा हुई, और पहले तो यही चर्चा हुई कि आमतौर पे सर के बारे में धारणा जो मसूरी में है कि अनिल रतूड़ी इज अ जीनियस, क्योंकि वर्सटाइल है हर चीज में। आपने देखा भी होगा आज जिस तरह से बातचीत हुई, तो यही हुआ कि ये हिंदी में कैसे किताब निकली, और हिंदी में भी निकली तो इसके कुछ डीपली फिलोसॉफिकल पोर्शंस ये से जुड़ रहे होंगे। तब मैंने नहीं पढ़ी भंवर, अभी 4 महीने पहले पता नहीं एक दिन क्यों मेरा दिल किया और मैंने कंसर्न बुक डिपो से किताब में मैं गया लेने के लिए, उनके पास थी नहीं, उन्होंने मंगवा दी। आखिरी की जो कुछ लाइनें हैं जहां पे भंवर की ये जो पोएम है वो भी आती है, इसमें एक लाइन ने मुझे बहुत इंप्रेस किया कि धारा के विपरीत बहने से ही अपने अस्तित्व का एहसास होता है। भंवर में तो सभी बह रहे हैं, बट इफ यू टेक अ स्टैंड देन यू फील योर डेथ। और उसके एंड में बहुत टचिंग चीज मुझे लगी, जिसमें कि लेखक बाद में स्कूल में अपनी बेटिया को लेके जाते हैं, हम जिन सब की बेटियां हम अप्रिशिएट करेंगे, और बेटियां उनसे पूछती है बाबा शिवालिक के पार क्या है, तो वो कहते हैं कि बेटा शिवालिक के पार आपकी नियति है। और बहुत से लोगों ने हम सब शिवालिक के पार अपनी नियति यहां से ढूंढी थी उत्तराखंड से बाहर जाके और ऑब्जर्व करते हुए। अभी जो सर की किताब है खाकी में स्थित प्रज्ञा, इसके बहुत से पोर्शंस फेसबुक पे पहले आ गए थे, श्रृंखलावार ये निकले थे, और उसी में मैंने एक दिन सर से कमेंट किया था कि सर इसमें भावी पीढ़ी इसको पढ़ना चाहेगी और यंग एस्पिरेंट्स भी इसको पढ़ना चाहेंगे। तो सर ने कहा आई एम प्लानिंग दिस, और जब वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से आते थे तो एक समय तो ऐसा हो गया, आजकल तो एआई है तो खुद ही बता देता है कि अब सर ने लिखा है, बट एक ऐसा भी समय आ गया जब मैं खुद प्रोफाइल देख के ढूंढने लग गया ये अब कब नया वाला आएगा। इट इज सो ग्रिपिंग, और जिन सब ने नहीं पढ़ा, आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन, केवल इसलिए नहीं कि आप प्रशासन के क्षेत्र में हैं, बट इवन अदरवाइज बहुत सी प्रैक्टिकल चीजें हैं। एनपीए में जो एक बात इसमें थी, जब सर एनपीए में थे, अक्सर क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स का तो वास्ता पड़ता रहता है फंड्स से, पैसा खर्च करने से, आईपीएस में भी पड़ता है थोड़ा कम। तो एक वाक्य है जिसमें कि मेस फंड का पैसा जमा था बहुत सारा, और डायरेक्टर चाहते थे, डायरेक्टर भी चाहते नहीं थे, डायरेक्टर ने इशारों में कहलवाया ये मेस का फंड जो है इसको किसी मरम्मत के सिविल वर्क में लगा दिया जाए। और वहां पे सर ने स्टैंड लिया कि भाई ये उनका प्राइवेट पैसा है और ये अलग चीजों में इस्तेमाल होगा, और जो ऊपर से कुछ चीजें हवा बना रहे थे, हम भी कई बार करते हैं, हवा बना के काम कर लेते हैं तो उसको कई बार टेस्ट किया गया इसमें। सर की पोस्टिंग लखनऊ में भी रही, लखनऊ पे, बल्कि लखनऊ पे नहीं यूपी पे एक बाद में फिल्म बनी थी एसटीएफ पे शहर, और शहर में अरशद वारसी वाज प्लेइंग द आईपीएस। उसमें एक बात मुझे बड़ी टचिंग लगी थी, जहां पे अरशद वारसी की जो मदर है उनसे कहती हैं बेटा फर्ज से बेईमानी दुनिया का सबसे आसान पेशा है, और इसमें कई मौके इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे जहां पे
कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है कि बेईमानी कर ले, छोटे लेवल पे ही कर ले, लेकिन उसमें स्थितप्रज्ञ को रखना, आई थिंक जो सलूट टू सर। मैम ने इसकी एडिटिंग तो की है, ये अंडरस्टेटमेंट है मुझे लगता है। जब मैं छोटा था एक बार तो मैम जब आई हुई थी गर्मी की छुट्टियों में, तो वहां पे जुनीता आंटी का बेटा गौतम, उनको कोई असाइनमेंट मिला था स्कूल से, टाइटैनिक पिक्चर आई थी, उसका रिव्यू लिखना था। तो उसने हेल्प ली होगी, मैम ने पूरा रिव्यू लिखा था। तो उस रिव्यू को मैंने, तब फोटोकॉपी तो थी नहीं इतनी, मैंने चुरा लिया था और रिव्यू काफी टाइम तक मेरे पास पड़ा था, मैं सिर्फ देखने के लिए कि मैम कैसे लिखती होगी। और मैम इज परफेक्ट एग्जांपल, अगर कोई कोट बना है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सॉफिस्टिकेशन, आई थिंक आप दोनों के लिए बना है। So ma'am and sir, we look up to you sir for everything, and I would like to thank sir once again and ma'am को भी और आप सभी को, और विशेषकर उन बच्चों को जो अब सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। अब पूरा का पूरा पेपर एक एथिक्स का आ गया 2013 के बाद, और उसमें बहुत से प्रैक्टिकल सवाल भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। आई थिंक एक वर्ग वो भी है जिनको आई थिंक इस किताब से बहुत फायदा होगा। Thank you everybody. Thank you so much. Thanks. धन्यवाद सर। जिस तरीके से परिचर्चा चल रही है, तो जितनी उत्सुकता से ऑडियंस बैठी है, उस उत्सुकता को आगे बढ़ाते हुए हम एक जो हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसके तहत एपन के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो हमारे एपन आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं, तो उनका विमोचन करना चाहेंगे। उसके लिए मैं मंच पे मुख्य सचिव महोदय राधा रतुरी मैडम और डायरेक्टर सर और आयुक्त कुमार मंडल को बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज मंच पे आए, प्रोडक्ट्स का विमोचन। अब कार्यक्रम को समाप्त करते हुए अंतिम क्रम में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए जॉइंट डायरेक्टर API को बुलाना चाहूँगी। नसीर जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अब मैं क्या कहूँ, इस गजल पानी के बाद इतना खूबसूरत कार्यक्रम आप देखें। क्या आप खा सकते हैं खिचड़ी बिरयानी के बाद? मैं परम आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, मैं तो कतरा हूँ, नजर कैसे मिलाऊं, ऐसी हस्ती के समंदर डूब जाए। उन्हीं में से एक शख्सियत मैं विशेषकर आभारी हूँ कि ATI स्थान चुना, इससे हमारे जो प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए हैं, हमारे जो अफसर लाभान्वित हुए हैं, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं परम आदरणीय रतूड़ी सर, जिनकी वजह से जो रौनक महफिल है, उनका हर लफ्ज इस कदर सांस देता है, उनका हर लफ्ज इस कदर सांस देता है, जब वो लिखता है तो जिंदा हो जाता है। आपने इन किताबों में भी देखे, जो मैं धन्यवाद ही कर रहा हूं उनके लिए, क्योंकि सारा उन्हीं की वजह से है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी का रोकती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही अनिल रतूड़ी साहब, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से अपना जो साहित्य धर्म, जो उर्दू में कहा जाता है कि लफ्जों से गद्दारी मत करना, गजल कहना अदाकारी मत करना, ये गजल के ये जो साहित्य है, जो पढ़ने के लिए, जैसे प्रेमचंद कहते हैं कि आदमी स्वभाव से देवता होता है, मगर लोभ लालच परिस्थिति की वजह से बदलित होता है। साहित्य का काम उसे वापस देवत्व के स्थान पर बैठाना है। इस देवत्व के स्थान पर वापस हम सभी लोगों को बैठाने के लिए साधुवाद एक बार हमारे डीजी साहब, जिनके मिलने से हो जिंदगी से लगाव पैदा, लोग ऐसे भी हैं, उन्हें देखे हो कि न देखे हो, उन्हीं में से हमारे कमिश्नर साहब, जिनके सामने मैं बोलता हुआ भी शर्माता हूँ। दिल की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 दिन जो हमारे साथ रहोगे, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये वो सबसे हमारे बाकी साथी, मैं सबके बारे में भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। हमारे DM साहब, SSP साहब, उनकी महफिल में बैठ कर जाना, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इन सभी मेरे सभी साथी पत्रकार
जो है मेरा कलम नहीं मुसाफी उस मुबल्लिग का, ऐसे साहबी मेरे साथी सब की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन महान विभूतियों ने इस ATI के प्रांगण में पधार कर और यहाँ अपने जो अमूल्य टाइम दिया है उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को एक बार फिर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कहा ना, आप पहले ही सुन चुके हैं, अब कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता है। एक बार सभी को धन्यवाद कहते हुए, ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अनुरोध करूँगा कि मैस में चाय का प्रोग्राम है, अगर आप इस, हालांकि आदमी में दिमाग ऊपर होता पेट नीचे, इसलिए ये पहले रखा गया, उसके बाद वो भी जरूरी है। थैंक यू।